मैं उस रात दिवालिया हो गई और मेरे पति ने उसी रात मुझे तलाक दे दिया। जब मैंने आसरा मांगा तो मेरी सौतेली माँ ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मेरी सास ने भी मुझे धक्के मारकर भगा दिया। सिर्फ मेरे नाना जी, एक दिहाड़ी मजदूर, ने मुझे अपनाया। अगले ही दिन उन सबको पछतावा हुआ। कहानी शुरू होने से पहले कृपया कमेंट में लिखिए कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यह और बढ़ सके और आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां ला सके। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी मेरी टूटी फूटी और दयनीय जिंदगी पर हौंस रहा हो। बिजली कड़कने की आवाज कान फाड़ रही थी, लेकिन मेरे सीने में उठ रहा तूफान उससे कहीं ज्यादा तेज था। मैं बारिश में लड़खड़ाते हुए चल रही थी, अपने महंगे ऑफिस के कपड़ों को पानी में भीगने दे रही थी। मेरे दाहिने हाथ में एक छोटा सा ट्रॉली सूटकेस था जिसमें कुछ जोड़ी कपड़े थे। बस यही बचा था। बस इतना ही मुझे उस आलीशान घर से ले जाने की इजाजत मिली थी जिसे मैं पिछले 5 सालों से अपनी शादी का महल कहती थी। मेरे गालों पर आंसू लगातार बह रहे थे। ठंडी बारिश के पानी में मिलकर मेरी धुंधली नजरों को और भी धुंधला कर रहे थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जैसे मैं किसी बुरे सपने में फंस गई हूं जिसका कोई अंत नहीं है। कुछ घंटे पहले ही मैं अपनी ही कंपनी में डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठी थी। मैं एक सफल, आत्मनिर्भर व्यवसायी महिला थी जिस पर मेरे आस पास के सभी लोग गर्व करते थे। लेकिन आज दोपहर बैंक से आई एक फोन कॉल ने उस पूरी हकीकत को तहस नहस कर दिया जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। बैंक वालों ने बताया कि निवेशकों के सारे फंड और कंपनी का कैश पूरी तरह से निकाला जा चुका है। खाली 1 रुपया भी नहीं बचा था। मेरी दुनिया उस पल ढह गई जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर विक्रम, जिसे मैं अपना भाई मानती थी, कंपनी का सारा पैसा लेकर भाग गया था। उसने कुछ जरूरी दस्तावेजों पर मेरे जाली दस्तखत किए और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। उसका फोन बंद था, उसका अपार्टमेंट खाली था और वह मेरी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए का कर्ज छोड़ गया था। लेकिन जिस बात से मेरा सीना इतना कस गया कि मुझे लगा मैं सांस नहीं ले सकती, वह यह सच्चाई थी कि कुछ महीने पहले मैंने अपनी सारी निजी संपत्ति गिरवी रख दी थी। मैंने अपना घर, कारें और अपनी सारी बचत बैंक में गिरवी रख दी थी ताकि कंपनी के कैश फ्लो को बचाया जा सके जो उस समय डांवाडोल था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी कंपनी फिर से उठ खड़ी होगी। अब उस फंड के गायब हो जाने से बैंक सब कुछ जब्त कर लेगा। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। घबराहट, कांपते हुए और टूटे हुए हाल में मैं तुरंत अपनी कार चलाकर घर पहुंची। पूरे रास्ते मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए रोती रही। मेरा मन बस एक ही व्यक्ति पर टिका था, मेरा पति रोहन। मुझे उस समय रोहन की बहुत जरूरत थी। मुझे उसके गले लगने की जरूरत थी। मुझे उसके शांत करने वाले शब्दों की जरूरत थी। मुझे यह सुनने की जरूरत थी कि वह कहेगा कि हम इस तूफान से एक साथ गुजरेंगे। क्या शादी का यही मतलब नहीं होता? सुख और दुख का एक साथ सामना करना। मैंने हमारे आलीशान घर के आंगन में लापरवाही से कार पार्क की। शुरू हो चुकी बारिश की बूंदों के बीच दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे को हाँफते हुए खोला। रोहन लिविंग रूम में बैठा था, शांति से कॉफी पी रहा था और अपने टैबलेट पर कुछ पढ़ रहा था। उसने मेरे पीले पड़े चेहरे और बिखरे बालों को देखा। मैं सीधे दौड़ी और उसके घुटनों पर गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी। टूटी फूटी आवाज में मैंने उसे वह सारी तबाही बताई जो मुझ पर अभी अभी टूटी थी। मैंने उसे विक्रम के धोखे, करोड़ों रुपए के गायब होने और बैंक द्वारा हमारी सारी संपत्ति जब्त करने के बारे में बताया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, ताकत की तलाश में। लेकिन मेरे पति की प्रतिक्रिया मेरी कल्पना से बिल्कुल परे थी। कोई गर्मजोशी से गले लगाना नहीं, कोई हैरानी या सहानुभूति का भाव नहीं। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से बेरुखी से खींच लिया, जैसे मेरा छूना कोई घिनौनी चीज हो। वह सोफे से उठा, मुझे ऊपर से नीचे तक एक बहुत ही ठंडी और अजनबी नजर से देखने लगा। उस नजर ने मेरे दिल को छेद दिया, जो मेरे दिवालिया होने की खबर से भी ज्यादा दर्दनाक थी। तो मेरा इससे क्या लेना देना? उसने एक सपाट लहजे में कहा, जिसने मेरे खून को जमा दिया। मैंने ऊपर उठाकर उस आदमी का चेहरा देखा जो पिछले 5 सालों से मेरे बगल में सोता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या सुना। तुम्हारा क्या मतलब है? हम सब कुछ खो देंगे। यह घर, हमारी बचत, सब कुछ कल सुबह बैंक जब्त कर लेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है।
रोहन व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो मैंने हमारे साथ रहने के दौरान पहली बार देखी थी। वह अपनी स्टडी टेबल के दराज की ओर गया, एक मोटी भूरी फाइल निकाली और उसे मेरे सामने मेज पर फेंक दिया। फाइल एक जोरदार आवाज के साथ गिरी, जिससे मैं चौंक गई। खोलो और पढ़ो, उसने कठोर आवाज में आदेश दिया। अभी भी बुरी तरह कांपते हाथों से मैंने फाइल खोली। उसके अंदर कुछ कानूनी दस्तावेज थे। उस दस्तावेज का शीर्षक पढ़कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। संपत्ति के बंटवारे का समझौता और तलाक के कागजात। संपत्ति के बंटवारे वाले दस्तावेज पर तारीख कुछ हफ्ते पुरानी थी। मैंने याद करने की कोशिश की। हाँ, कुछ हफ्ते पहले जब मैं कंपनी के टैक्स मामलों को लेकर बहुत तनाव में थी और लगभग 3 दिनों से सोई नहीं थी, रोहन ने मुझे दस्तखत करने के लिए दस्तावेजों का एक बंडल दिया था। उसने कहा था कि यह हमारे स्वास्थ्य बीमा के लिए बस कुछ सामान्य प्रशासनिक कागजात हैं। क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और उस पर पूरा भरोसा करती थी, मैंने बिना विस्तार से पढ़े उन पर दस्तखत कर दिए। पता चला कि उस समय उसे पहले से ही पता था कि मेरा व्यवसाय डूबने के कगार पर है। मेरी मदद करने के बजाय उसने खुद को बचाने के लिए एक चालाक योजना बनाई थी। उन दस्तावेजों के जरिए, जिन पर मैंने अत्यधिक तनाव में दस्तखत किए थे, बची हुई सारी कीमती संपत्ति जो बैंक से जुड़ी नहीं थी, जिसमें ज्यादातर नकद बचत और निवेश शामिल थे, कानूनी रूप से उसके नाम पर स्थानांतरित कर दिए गए थे। और अब इस मेज पर तलाक के कागजात थे जो उसने पहले ही तैयार कर लिए थे। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ डूबूंगा? मेरे पति ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम एक सफल महिला थीं जो मेरी जीवन शैली की गारंटी दे सकती थी। तुम होशियार थीं, तुम अमीर थीं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल था। लेकिन अब तुम्हें देखकर तुम एक चलती फिरती कर्ज की गठरी के सिवा कुछ नहीं हो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे जैसी मनहूस और गरीब इंसान के साथ बर्बाद नहीं कर सकता। ये शब्द लोहे के हथौड़ों की तरह मुझ पर बरसे। मेरा दिल टुकड़ों में बिखर गया। यह आदमी जो हर रात प्यार के शब्द फुसफुसाता था, एक झोंक से ज्यादा कुछ नहीं था, जो केवल तब तक मुझसे चिपका रहा जब तक मैं सफलता के शिखर पर थी। तुमने यह सब योजना बनाई। मेरी आवाज गुस्से और उमड़ते दुख को रोकने के कारण कांप रही थी। जब मैं हमारी कंपनी को बचाने के लिए जी जान से लड़ रही थी, तब तुम खुद को बचाने और मुझे धोखा देने में व्यस्त थे। इसे होशियारी कहते हैं, उसने लापरवाही से जवाब दिया। अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर अब अपना सामान समेटो। मैंने नौकरानी से तुम्हारे कुछ कपड़े दरवाजे के पास रखे छोटे सूटकेस में रखवा दिए हैं। कार की चाबियां छोड़ देना, क्योंकि कानूनी तौर पर वह अब मेरी है। और जो गहने पहने हैं उन्हें भी उतार दो। वे सब उस पैसे से खरीदे गए थे जो अब मेरा हक है। मैं धीरे धीरे खड़ी हुई। मेरा सिर बहुत चकरा रहा था। कमरा मेरे चारों ओर घूमता हुआ लग रहा था। मैं चीखना चाहती थी, मैं उसका चेहरा नोचना चाहती थी, लेकिन मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। इस दिवालियेपन ने मेरी संपत्ति छीन ली थी, लेकिन मेरे संपत्ति सारे पॉटलिक से पति के धोखे ने मेरी आत्मा छीन ली थी। कांपते हाथों से मैंने अपनी उंगली से मंगलसूत्र उतारा और उसके चेहरे पर फेंक दिया। वह उसके गाल पर लगा और खनकती आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। सब कुछ ले लो, मैंने एक दबी हुई आवाज में कहा जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे तुम जैसे धोखेबाज से कोई दया नहीं चाहिए। रोहन ने बस तिरस्कार पूर्वक नाक सिकोड़ी। वह मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे चौड़ा खोला और बाहर अंधेरे और भारी बारिश की ओर इशारा किया। मेरे घर से अभी निकल जाओ, उसने बिना किसी दया के अपनी आंखों में कहा। बिना दोबारा देखे मैंने अपना छोटा सूटकेस उठाया जो दरवाजे के पास तैयार रखा था। मैं उस घर से बाहर निकल गई। जैसे ही मेरे पैर बरामदे पर पड़े, मुख्य दरवाजा अंदर से बहुत जोर से बंद हो गया। मुझे रात के तूफान की गोद में अकेला छोड़ गया। उस दरवाजे के बंद होने की आवाज मेरे आदर्श जीवन के अंत का प्रतीक बन गई। अब मैं अकेली थी, टूटी हुई, गरीब और बिना किसी ठिकाने के। मैंने ठंड से ठिठुरते हुए खुद को गले लगाया। धीरे धीरे घर के गेट से दूर जाने लगी। पता नहीं आज रात मैं अपने आंसू कहाँ छुपाऊंगी। मेरे कदम बहुत भारी लग रहे थे, साथ ही पहियों वाला सूटकेस गीले डामर पर घिस रहा था। सड़क बहुत सुनसान और अंधेरी थी, बस कुछ टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों से रोशन थी। बारिश के थमने के कोई आसार नहीं थे। वह मेरे शरीर पर बेरहमी से बरसती रही। मेरे ऑफिस के कपड़े मेरी त्वचा से कसकर चिपक गए थे, जिससे मैं बुरी तरह कांप रही थी। लेकिन मेरे शरीर की ठंड मेरे दिल में जमी ठंड के बराबर नहीं थी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मैं सोच रही थी कि आज रात कहाँ जाऊं।
मेरे पास ज्यादा नकद नहीं था। मेरे पर्स में दोपहर के खाने के बाद बचे कुछ नोट ही थे। मेरे क्रेडिट और डेबिट कार्ड निश्चित रूप से बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिए गए होंगे। निराशा में मेरा ध्यान एक जगह पर गया, मेरे बचपन का घर, मेरे दिवंगत पिता का घर, जहां अब मेरी सौतेली माँ रहती थी। मेरे पिता का 3 साल पहले निधन हो गया था और तब से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। मेरी सौतेली माँ एक ऐसी महिला थीं जो सामाजिक स्थिति और दिखावे को बहुत महत्व देती थीं। वह हमेशा ब्रांडेड चीज़ों और अपनी सोशलाइट दोस्तों से घिरी रहती थीं। हमारे रिश्ते ठंडे होने के बावजूद मुझे उम्मीद थी कि जीवन मृत्यु के इस संकट में वह मुझे 1 या 2 रात के लिए पनाह देने के लिए थोड़ी इंसानियत दिखाएगी, जब तक मैं कुछ सोच न सकूं। मैंने अपने पर्स में बचे पैसों का इस्तेमाल एक टैक्सी के लिए किया जो संयोग से गुजर रही थी। टैक्सी मुझे उस पॉश कॉलोनी में ले गई जहां मेरे बचपन का घर था। जब मैं टैक्सी से उतरी तब भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मैं देख सकती थी कि बड़ा सा घर रोशनी से जगमगा रहा था। गेट के बाहर से संगीत की धीमी धुन और ऊंची आवाज में हौंसती हुई महिलाओं की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी सौतेली माँ अपनी दोस्तों के साथ कोई किटी पार्टी कर रही थी। मैंने एक कड़वी घूंट निगली। मेरी हालत इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे बाल चिपचिपे थे, मेरा मेकअप बह गया था और मेरे कपड़े गीले और सड़क के पानी के छींटों से गंदे थे। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने हिम्मत करके छोटा गेट खोला और सामने के दरवाजे की ओर चली। दरवाजे की घंटी बजाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर हंसी की आवाज तुरंत शांत हो गई। थोड़ी देर बाद नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा खुला। मेरी सौतेली माँ एक शानदार शाम की पोशाक पहने खड़ी थीं। उनके गले में हीरे के गहने चमक रहे थे। उनके चेहरे पर जो दोस्ताना मुस्कान थी वह मेरे सिर से पांव तक के हुलिये को देखते ही तुरंत गायब हो गई और घृणा में बदल गई। हे भगवान, यह क्या है? वह ऊंची आवाज में चिल्लाईं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कमरे के अंदर उनकी दोस्त सुन सकें। भारी मेकअप वाली कुछ महिलाओं के सिर उनके कंधे के पीछे से झोंकने लगे। माँ, मेरी आवाज ठंड और सिसकियों को रोकते हुए कांप रही थी। मेरी मदद करो माँ, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और आज रात मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं और रहने की कोई जगह नहीं है। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? बस कुछ दिनों के लिए, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता। मेरी सौतेली माँ की आंखें फैल गईं, सहानुभूति से नहीं बल्कि गुस्से और शर्मिंदगी से। उनका चेहरा लाल हो गया। वह थोड़ा बाहर निकली और दरवाजा थोड़ा बंद कर दिया ताकि उनकी दोस्त ज्यादा स्पष्ट रूप से न सुन सकें। हालांकि मुझे यकीन था कि वे सब कान लगाए हुए थीं। दिवालिया हो गई, तलाक हो गया, वह एक तेज फुसफुसाती आवाज में बोली। और तुम यहाँ एक भिखारिन की तरह आकर मुझे अपनी दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर रही हो। वे क्या कहेंगी जब वे मेरी सौतेली बेटी को बेघर देखेंगी? माँ प्लीज, यह पापा का घर है। मैं बस पीछे एक छोटा सा कमरा मांग रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं लगभग उनके सामने घुटने टेकने वाली थी। मेरी सौतेली माँ व्यंग्यात्मक रूप से हंसी, एक ऐसी हंसी जो मेरे कानों में बहुत क्रूर लग रही थी। ओ, तो तुम यहाँ इस घर पर दावा करने आई हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गरीब हो जाने के बाद तुम मेरे पति की विरासत मुझसे छीन सकती हो? सुनो मनहूस औरत, तुम्हारे पिता मर चुके हैं और यह घर पूरी तरह से मेरा है। तुमने बहुत समय तक ऐश की जिंदगी जी है और घमंड में रही हो। जब तुम अमीर थीं तो कभी मुझसे मिलने नहीं आई। अब जब तुम गरीब हो गई हो तो अपनी सौतेली माँ को ढूंढ रही हो। मेरा मतलब इस घर को लेने का नहीं था माँ, मुझे बस एक छत चाहिए। मेरे आंसू फिर से फूट पड़े। तुम्हारे जैसे परजीवी के लिए इस घर में कोई छत नहीं है, वह जोर से चिल्लाई। यहां से अभी दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं कॉम्प्लेक्स के सुरक्षा गार्डों को बुलाकर तुम्हें घसीट कर बाहर निकलवाऊं। तुम इस परिवार के लिए बस बदकिस्मती और बदनामी लेकर आओगी। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना मेरी सौतेली माँ घर के अंदर चली गई और उस लकड़ी के दरवाजे को बहुत जोर से पटक दिया। उस पटकने की आवाज मेरे कानों में गूंज गई, जैसे मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हों। मैं अपने ही बचपन के घर के बरामदे पर मूर्ति की तरह खड़ी रही, उस महिला द्वारा बहुत अपमानित होकर ठुकरा दी गई जिससे मेरे पिता ने कभी शादी की थी। अपनी बची खुची ताकत से मैं अपना सूटकेस घसीटते हुए उस घर से दूर चली गई। मेरे पैर सुन्न हो गए थे, मेरा पेट दुखने लगा था क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। ऊपर से तनाव ने मुझे तोड़ दिया था। मैं फुटपाथ पर चलती रही, पता नहीं कहाँ जाना था। अचानक मेरी सास का ख्याल मेरे दिमाग में आया। मेरे पति की माँ,
हालांकि मेरा पति बुरा था, शायद उसकी माँ, एक बुजुर्ग महिला जो हमेशा धर्मपरायण होने का दावा करती थी, अपनी बहू को सड़कों पर पीड़ित देखने के लिए थोड़ा दिल रखती होगी। मुझे पता था कि यह एक बहुत बुरा विचार है। यह देखते हुए कि मेरी सास ने मुझे कभी पसंद नहीं किया था, लेकिन निराशा ने मुझे पागल कर दिया था। उनका घर इस इलाके से बहुत दूर नहीं था। मैंने अपने पैरों को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, भले ही मेरी हड्डियां टूट रही थीं। लगभग 1 घंटे तक लड़खड़ाते हुए चलने के बाद मैं अपनी सास के घर के ऊंचे लोहे के गेट के सामने पहुंची। उनका घर बहुत बड़ा और शानदार था। मैंने कई बार इंटरकॉम की घंटी बजाई, जब तक कि उनकी नौकरानी छाता लेकर बाहर नहीं आई और छोटा गेट खोला। मैं अंदर जाकर सामने के बरामदे की ओर बढ़ी, जहां मेरी सास एक बैंत की कुर्सी पर आराम से बैठी थीं और गर्म चाय पी रही थीं। छत वाले बरामदे से रात की हवा का आनंद ले रही थीं। मुझे गीला और गंदा देखकर मेरी सास ने तुरंत अपना चाय का कप जोर से नीचे रख दिया। उनके चेहरे पर गहरी नापसंदगी का भाव स्पष्ट था। तुम इस तरह आधी रात को भिखारियों जैसे हुलिये में यहाँ क्या करने आई हो? उन्होंने ठंडा होकर पूछा, इससे पहले कि मैं नमस्ते कह पाती। माँ, मैंने धीरे से पुकारा, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपके बेटे, मेरे पति ने मुझे अभी घर से निकाल दिया। मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है और उन्होंने आज रात तलाक मांगा है। मैं विनती करती हूँ, माँ, मुझे आज रात यहाँ सोने दीजिए। मेरा शरीर बहुत दुख रहा है और मुझे ठंड लग रही है। मेरी सास ने जोर से नाक सिकोड़ी। वह खड़ी हुई और मुझे नीची नजर से देखने लगी। मेरे बेटे ने मुझे अभी फोन किया था। उसने सब कुछ बता दिया है कि तुम अब एक बेघर औरत हो जिस पर बहुत सारा कर्ज है। मेरे बेटे का तुम्हें तलाक देने का फैसला सबसे सही फैसला है। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम एक मनहूस औरत हो, बस एक व्यवसायी होने का दिखावा करती थी, लेकिन अंत में अपने पति के लिए मुसीबत बन गई। लेकिन माँ, मैं उसकी पत्नी हूं। हम 5 साल से साथ हैं। उसने मुझे उस समय कैसे छोड़ दिया जब मैं अपने सबसे निचले स्तर पर थी। मैं एक महिला से समझ की भीख मांग रही थी। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो अपने पति की संपत्ति की रक्षा कर सके, उसे नष्ट न करे। वह गुस्से में चिल्लाई, इस परिवार में अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। यह उम्मीद मत करना कि तुम मेरे घर में घुसकर अपने गंदे पैरों से मेरे फर्श को गंदा करोगी। तुम इस पल से मेरी बहू नहीं हो। मैंने सिर झुका लिया, बिना आवाज के रो रही थी। मेरा दिल अपना बचाव करने के लिए बहुत टूट चुका था। यह दुनिया वास्तव में ऐसे लोगों से भरी थी जो केवल पैसे और सामाजिक स्थिति से प्यार करते थे। मेरी सास ने अचानक अपना छोटा पर्स खोला, हो 500 का एक नोट निकाला। उन्होंने उस नोट को थोड़ा मोड़ा, फिर उसे बरामदे के फर्श पर ठीक मेरे गीले जूते के पास फेंक दिया। यह लो, उन्होंने अपमानजनक लहजे में कहा। इसका इस्तेमाल बस से जाने और सोने के लिए किसी पुल के नीचे शांत जगह ढूंढने के लिए करना। अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी हमारे सामने मत लाना। नौकरानी, दरवाजा बंद करो और गेट पर ताला लगा दो। मेरी सास मुड़ी और घर के अंदर चली गईं। जोर से दरवाजा पटक दिया। एक बार फिर मैं एक बंद दरवाजे का सामना कर रही थी। मैंने गीले फर्श पर पड़े 500 के नोट को देखा। मेरे आत्म सम्मान को जमीन में मिला दिया गया था। कांपते हाथों से मैंने वह पैसा उठाया, इसीलिए नहीं कि मेरे पास कोई आत्म सम्मान नहीं था, बल्कि इसीलिए कि मुझे एहसास हुआ कि यह 500 शायद आज रात मेरी जान बचाने वाली एकमात्र चीज होगी। मैं मुड़ी और उस आलीशान घर के आंगन से बाहर चली गई। मैं बारिश की बूंदों के नीचे बिना किसी दिशा के चलती रही, जो अब हल्की हो रही थीं। शहर की सड़कें बहुत क्रूर लग रही थीं। मैंने 500 का नोट कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस दुनिया में मेरा और कौन था? कौन एक दिवालिया महिला को स्वीकार करेगा जिसे उसके पति और परिवार ने खुद छोड़ दिया हो? रात के अंधेरे में अचानक किसी की याद मेरे दिमाग में आई। मेरा एकमात्र खून का रिश्ता जो बचा था, जिसे मैंने हमेशा नजरअंदाज किया था क्योंकि मैं दौलत और रूठी सफलता का पीछा करने में बहुत व्यस्त थी। मेरे नाना जी, मेरी दिवंगत मां के पिता, एक बूढ़े दिहाड़ी मजदूर जो एक तंग गली के आखिर में रहते थे। क्या वह अपनी नालायक नातिन को स्वीकार करेंगे जिसे उनकी याद तभी आई जब वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी? मैं बस स्टॉप की ओर बढ़ी, अपनी आखिरी बची हुई उम्मीद पर दांव लगाते हुए। वह रात ऐसी लग रही थी जैसे कभी खत्म नहीं होगी। गीली रात की हवा मेरे ऑफिस के कपड़ों में घुस रही थी, जो अब आधे सूख चुके थे और मेरी त्वचा पर अकड़कर चिपक गए थे। अपनी सास की पौश कॉलोनी से काफी दूर चलने के बाद मुझे एक बड़ी मुख्य सड़क मिली, जहां से अभी भी बसें चल रही थीं। अभी भी बुरी तरह कांपते हाथों से
मैंने एक खाली दिख रही सिटी बस को रोका। बस के ड्राइवर ने मुझे अपने रियर व्यू मिरर से शक की नजर से देखा। शायद मेरे बहुत अस्त व्यस्त हुलिये, रोने से सूजी हुई आंखों और छोटे सूटकेस के कारण, जिसे मैंने कसकर अपने सीने से लगा रखा था, जैसे कि वह मेरी एकमात्र जान हो। मैंने अपनी सांस द्वारा फेंका गया 500 का नोट आगे बढ़ाया। ड्राइवर ने एक सांस ली, मुझे कुछ फटे पुराने नोटों का छुट्टा दिया, फिर अपनी गाड़ी को शहर की सुनसान सड़कों पर चलाना शुरू कर दिया। मैं बस के एक कोने में बैठ गई, जिसमें बासी और सिगरेट के धुएं की गंध आ रही थी। मैंने अपना सिर भाप से ढकी खिड़की पर टिका दिया, तेजी से गुजरती स्ट्रीट लाइटों को देखते हुए। मेरा मन अतीत में बहुत दूर चला गया। मुझे वह बूढ़ा आदमी याद आया जो आज रात मेरी यात्रा का गंतव्य था। मेरे नाना जी, वह मेरी दिवंगत मां के पिता थे। जब से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था और अपने लालची पति से शादी की थी, मैं लगभग कभी उनसे मिलने नहीं गई। मैं हमेशा व्यस्त होने का बहाना बनाती थी। मैं बहाना बनाती थी कि बहुत सारी बैठकें हैं, ग्राहकों के साथ मुलाकातें हैं, या मेरे पति के साथ विदेश यात्रा का कार्यक्रम है। हालांकि अगर मैं खुद से ईमानदार होती तो शायद मैं उनकी बहुत ही साधारण जिंदगी से थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती थी। वह बस एक दिहाड़ी मजदूर थे जो सीमेंट और ईंटें ढोकर काम करते थे, एक बहुत ही घनी आबादी वाले और गंदे इलाके में रहते थे। मेरे जैसी एक कंपनी की डायरेक्टर, जो हमेशा बिजनेस पत्रिकाओं में परफेक्ट दिखती थी, एक ऐसी तंग गली में कैसे जा सकती थी जहां मेरी शानदार कार भी नहीं जा सकती थी। मैं उस समय कितनी घमंडी और मूर्ख थी। अब अपराध बोध की भावना मेरे सीने को बहुत मजबूती से जकड़ रही थी, उस ठंड को भी मात दे रही थी जो मेरी हड्डियों में चुभ रही थी। बस एक छोटी, अंधेरी और कीचड़ भरी गली के मुंह पर रुकी। मैं धीरे धीरे उतरी, ड्राइवर को धन्यवाद कहा, फिर अपना सूटकेस खींचने लगी। सूटकेस के पहिए पथरीली और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर घिसने पर कर्कश आवाज कर रहे थे। यह गली बहुत संकरी थी, बस कुछ पीले बल्बों से रोशन थी जो लोगों के घरों के बरामदे पर लगे थे। गीली मिट्टी, रुकी हुई नालियों और मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती के धुएं की गंध हवा में मिली हुई थी। मुझे बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा था ताकि मैं कीचड़ भरे पानी के गड्ढों में पैर न रखूं। मेरा हर कदम बहुत भारी लग रहा था। क्या मेरे नानाजी अभी भी यहाँ रहते हैं? क्या वह अपनी नालायक नातिन के लिए दरवाजा खोलेंगे जो केवल समस्याएं और कर्ज का ढेर लेकर आई है? एक दूसरे से सटे हुए चौल जैसे घरों की एक कतार से गुजरने के बाद मैं आखिरकार गली के आखिर में पहुंची। वहां एक बहुत ही साधारण छोटा सा किराए का कमरा था। उसकी छत टिन की बनी थी जो कई जगहों पर जंग खा चुकी थी। सामने की दीवारें लकड़ी के तख्तों की बनी थीं जिनका पेंट बहुत पहले ही उखड़ चुका था। उसके छोटे से बरामदे में बस एक टूटी फूटी लकड़ी की बेंच और कुछ जोड़ी रबर के बूट रखे थे जो सूखे सीमेंट के अवशेषों से गंदे थे। बरामदे की लाइट बहुत धीमी जल रही थी। यह वही जगह थी, मेरे नानाजी का घर। मैं उस कमजोर लकड़ी के दरवाजे के सामने काफी देर तक खड़ी रही। मेरा हाथ खटखटाने के लिए उठा लेकिन झिझक गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर था कि वह भी मुझे वैसे ही भगा देंगे जैसे मेरी सौतेली माँ और सास ने किया था। अगर उन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया तो इस दुनिया में मेरा सचमुच कोई नहीं बचेगा। मैं सचमुच अपनी सास के कहे अनुसार किसी पुल के नीचे सोऊंगी। अचानक मेरे पीछे से घिसटते हुए कदमों की आवाज आई। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। वहां धीमी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में लड़खड़ाते हुए एक बूढ़ा आदमी चल रहा था जिसका शरीर झुक गया था। उन्होंने एक फीके रंग की लंबी आस्तीन वाली कमीज, घुटनों तक मोड़ी हुई पैंट और एक पुरानी टोपी पहन रखी थी। उनके कंधे पर चावल की एक पुरानी बोरी का थैला था जिसमें कुछ औजार दिख रहे थे। उनका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था जो यह बताता था कि उन्होंने कितनी कठिन जिंदगी जी है, और उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। सीमेंट की सफेद धूल उनके कपड़ों और धूप से जली काली त्वचा पर चिपकी हुई थी। वह मेरे नानाजी थे। वह इतनी देर रात काम से लौटे थे। मेरे नानाजी के कदम रुक गए जब उन्होंने एक महिला को अपने दरवाजे के सामने खड़ा देखा। उन्होंने अपनी कमजोर आंखों को सिकोड़ा, यह पहचानने की कोशिश की कि इस ठंडी रात में कौन आया है। जब उनकी आंखों ने आखिरकार मेरा चेहरा पहचान लिया तो वह स्तब्ध रह गए। उनके कंधे पर रखा औजारों का थैला नीचे फिसल गया और खनकती आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। मेरी बच्ची। उनकी आवाज रूखी और कांपती हुई थी, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो।
उनकी कोमल और स्नेह भरी आवाज सुनकर मेरा सारा धैर्य टूट गया। आज मैंने जो भी दर्द, जो भी अस्वीकृति, जो भी विश्वासघात सहा था, वह सब एक साथ फट पड़ा। मैं उनकी ओर दौड़ी, खुद को गिरा दिया और उनके कमजोर शरीर को बहुत कसकर गले लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोई, अपना चेहरा उनके सीने में छिपा लिया, जिसमें पसीने और सीमेंट की धूल की गंध आ रही थी। वह गंध घिनौनी नहीं थी, बल्कि वही गंध मुझे सबसे वास्तविक सुरक्षा का एहसास दे रही थी, जो मैंने पिछले 5 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। नाना जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए नाना। मेरा रोना फूट पड़ा, मेरी आवाज भारी सिसकियों से रुक रही थी। मैं दिवालिया हो गई। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मुझे घर से निकाल दिया। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सास ने मुझे भगा दिया। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद कीजिए नाना। मेरे नाना जी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मेरी शानदार कार कहाँ गई। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मेरा पति इतना क्रूर क्यों था। और उन्होंने यह बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं अब उन्हें क्यों ढूंढने आई हूं जब मैं गरीब हो गई हूं। उनके खुरदरे हाथ, जो सालों से ईंट और सीमेंट का गारा पकड़ने के कारण कठोर हो गए थे, धीरे धीरे मेरी कांपती हुई पीठ को सहलाने लगे। उनका आलिंगन बहुत गर्म महसूस हुआ, जैसे वह एक छोटे बच्चे को गले लगा रहे हों जो अभी अभी साइकिल से गिरा हो, न कि एक वयस्क महिला को जिसकी जिंदगी अभी अभी बर्बाद हुई हो। बस बस मेरी प्यारी बच्ची, अब रोने की जरूरत नहीं है, तुम अब घर आ गई हो। उन्होंने एक शांत करने वाली आवाज में फुसफुसाया। चलो अंदर चलते हैं, आज रात हवा बहुत ठंडी है, तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरे नाना जी ने एक हाथ से अपना औजारों का थैला उठाया, जबकि दूसरा हाथ मेरे कंधे पर था। उन्होंने अपने किराए के कमरे का दरवाजा खोला, जिसमें से एक लंबी चरमराहट की आवाज आई। हम अंदर चले गए। कमरा बहुत छोटा था, शायद मेरे पुराने आलीशान घर के बाथरूम के आकार का। बस एक लिविंग रूम था, जो एक पुरानी प्लास्टिक की अलमारी से अलग किए गए सोने की जगह के साथ जुड़ा हुआ था। दीवारें नम थीं और मैं देख सकती थी कि छत से टपकते बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कमरे के कोने में कुछ बाल्टियां रखी हुई थीं। कोई फ्लैट स्क्रीन टीवी नहीं, कोई आरामदायक सोफा नहीं, एयर कंडीशनर की तो बात ही छोड़िए। लेकिन पता नहीं क्यों ये तंग और गंदा कमरा उस कांच के महल से कहीं ज्यादा शानदार और गर्म लग रहा था, जहां मैं अपने पति के साथ रहती थी। मेरे नानाजी ने मुझे एक पतले फोम के गद्दे पर बैठने के लिए कहा, जो सीधे प्लास्टिक की चटाई बिछे फर्श पर रखा था। वह जल्दी से अपनी प्लास्टिक की अलमारी खोलने गए, एक फीके भूरे रंग का पतला कंबल निकाला और उसे मेरे अभी भी ठिठुरते शरीर पर ओढ़ा दिया। यहीं रुको थोड़ी देर, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, नाना तुम्हारे पेट के लिए कुछ गर्म बनाते हैं। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे मेरा आना एक वरदान हो, न कि एक बड़ा बोझ। मैं बस कमजोरी से सिर हिला सकी, उस पतले कंबल को और कसकर अपने शरीर पर लपेट लिया। मेरी आंखें मेरे नानाजी की हरकतों का पीछा करती रहीं, जो पीछे की छोटी सी रसोई की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक पुराना मिट्टी के तेल का स्टोव जलाया, जिसमें से एक खास गंध आ रही थी। जहां मैं बैठी थी, वहां से मैं उन्हें एक छोटे पिचके हुए पतीले में पानी डालते हुए देख सकती थी। फिर उन्होंने एक प्लेट में सफेद चावल लिए, जो शायद उनके दोपहर के भोजन से बचे हुए थे, और फिर एक इंस्टेंट नूडल्स मैगी का पैकेट खोला। उन्होंने मैगी पकाई, उसे बचे हुए चावल के साथ मिलाया और उसे 2 छोटे कटोरे में बांट दिया, जिनके किनारे टूटे हुए थे। कोई आयातित बीफ नहीं, कोई महंगा समुद्री भोजन नहीं, बस सादे ठंडे चावल के साथ मिलाया हुआ मैगी का सूप। मेरे नानाजी दोनों कटोरे गद्दे के पास लाए, उन्हें फर्श पर रखा और मेरे सामने पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने वह कटोरा मुझे दिया, जिसमें थोड़ा ज्यादा था। कटोरे से गर्म भाप निकल रही थी, जिससे मैगी के मसाले की स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी, जो पता नहीं क्यों आज रात दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लग रहा था। माँ बरकत, एक कटोरा मुझे दिया, गरम गरम खा लो मेरी बच्ची, खाली पेट दुख को और भी भारी बना देता है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने चम्मच लिया और उस गर्म सूप को अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। जैसे ही वह गर्म तरल मेरे गले से नीचे उतरा और मेरे पेट को गर्म किया, मेरे आंसू फिर से बहने लगे। दुख के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक कृतज्ञता के कारण। यह बूढ़ा आदमी अभाव में जी रहा था, अपनी बुढ़ापे में जान जोखिम में डालकर काम कर रहा था ताकि रोज का खाना मिल सके। लेकिन
जब मैं तबाही और खाली हाथ लेकर आई तो उन्होंने आज रात मेरे लिए बिना किसी झिझक के वह सब कुछ दे दिया जो उनके पास था। नाना, क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैंने अपने निवालों के बीच पूछा। सीधे उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सालों से आपको भूल गई थी, मैं अपनी दौलत में व्यस्त थी, लेकिन जब मैं दिवालिया हो गई और सबने मुझे छोड़ दिया तो मैं यहाँ नाना को परेशान करने आ गई। मेरे नाना जी ने खाना चबाना बंद कर दिया। उन्होंने अपना चम्मच नीचे रखा, मुझे अपनी बूढ़ी आंखों से देखा जो शांति से भरी थीं। कोई गुस्से की चमक नहीं, कोई निराशा नहीं। वह मुस्कुराए जिससे उनके बहुत से टूटे हुए दांत दिखे। उनके खुरदरे हाथ आगे बढ़े, धीरे धीरे मेरे सिर को सहलाया। नाना क्यों नाराज होंगे? धन और दौलत तो बस एक अमानत है जो हवा की तरह कभी भी आ और जा सकती है। इंसान अक्सर भटक जाते हैं जब वे ऊपर होते हैं, यह बहुत आम बात है। उन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमानी भरे लहजे में कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें घर वापसी का रास्ता अभी भी याद है। यह घर शायद छोटा है, बारिश में इसकी छत शायद टपकती है और नाना तुम्हें शानदार खाना नहीं दे सकते, लेकिन नाना की बात ध्यान से सुनो। जब तक नाना के इन हाथों में ईंट उठाने और निर्माण स्थल पर सीमेंट ढोने की ताकत है, तुम कभी भूखी नहीं रहोगी मेरी बच्ची। नाना हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये शब्द सुनकर मेरा रोना फिर से फूट पड़ा। इस बार मैं बहुत जोर से रोई, उस सारे भारी बोझ को बाहर निकालते हुए जो आज दोपहर से मेरे सीने पर था। मेरे पति ने मुझे पैसे के लिए तलाक दे दिया। मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपना घर खोने के डर से ठुकरा दिया। मेरी सास ने मुझे इसलिए भगा दिया क्योंकि वह मुझे अब अपने परिवार के दोपहर से मेरे सीने पर था। स्तर का नहीं मानती थीं। उन सभी के पास आलीशान घर और बेशुमार दौलत ही थी, लेकिन उन्होंने अपने दिलों के दरवाजे कसकर बंद कर लिए थे। लेकिन यह बूढ़ा आदमी जो बस एक गरीब दिहाड़ी मजदूर था, ने अपने दरवाजे चौड़े खोल दिए और मेरे लिए अपना आखिरी आधा भोजन भी बांट लिया। उस रात एक पतले फोम के गद्दे पर और बारिश की बूंदों से बचती टिन की छत के नीचे मैं थकान के कारण सो गई। मैंने अपने दिल में कसम खाई कि अगर मैं इस बुरे दौर से निकल सकी तो मैं अपने नाना जी की सारी अच्छाइयों का बदला चुकाऊंगी और उन सभी को साबित करूंगी कि मैं अभी पूरी तरह से टूटी नहीं हूं। अगली सुबह मैं सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि मेरे पूरे शरीर में हो रहे भयानक दर्द से जागी। मेरा सिर बहुत भारी लग रहा था, जैसे उस पर कोई बड़ा पत्थर रख दिया गया हो। जब भी मैं थोड़ा हिलने की कोशिश करती, मेरे जोड़ों में दर्द होता। मेरा गला सूखा और जल रहा था, जैसे अंदर से आग लगी हो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी पलकें बहुत गर्म और भारी महसूस हो रही थीं। रात भर बारिश में भीगना, साथ में मेरे पति के विश्वासघात के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव ने मेरे शारीरिक बचाव तंत्र को ध्वस्त कर दिया था। मेरा शरीर, जो एयर कंडीशन वाले कमरे में मोटे गद्दे पर सोने का आदी था, मेरे नाना जी के किराए के कमरे के ठंडे और नम फर्श को सहन नहीं कर सका। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। धुंधले रूप में मैंने बारिश की बूंदों की आवाज सुनी जो फिर से जोर से टिन की छत पर गिर रही थी। बाहर का मौसम अभी भी ठीक नहीं हुआ था। मेरे पास मेरे नाना जी घुटनों के बल बैठे थे। वह बहुत घबराए हुए लग रहे थे। एक छोटे से कटोरे में पानी से भीगे एक साफ कपड़े का उपयोग करके वह लगातार मेरे माथे पर पट्टी रख रहे थे, जो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आग पर भूना जा रहा हो। उनके खुरदरे हाथ मेरी त्वचा को छूते समय कांप रहे थे। हिम्मत रखो मेरी बच्ची, तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है, मेरे नाना जी ने चिंता से भरी आवाज में फुसफुसाया। मैं जवाब देना चाहती थी, कहना चाहती थी कि मैं ठीक हूं और उन्हें चिंता न करने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मैं बस धीरे धीरे कराह सकती थी। बुरे सपने और वास्तविक दर्द के बीच आधी बेहोशी में डूबी हुई थी। अपनी बेहोशी में मैंने दरवाजे के बाहर से एक बहुत तेज और परेशान करने वाली टिट टिट की आवाज सुनी। यह प्रीपेड बिजली मीटर की आवाज थी, जो यह संकेत दे रही थी कि बिजली का बैलेंस लगभग खत्म हो गया है। वह आवाज एक तरह का संकेत बन गई थी कि गरीबी न केवल भूख के माध्यम से काटती है, बल्कि अदृश्य चीजों के माध्यम से भी अपना बिल वसूलती है। इस किराए के कमरे की बिजली कभी भी जा सकती थी, जिससे हम पूरी तरह से अंधेरे में रह जाते। मैंने अपने नानाजी के कदमों की आवाज भी सुनी, जो कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक पुराने प्लास्टिक से बने चावल के डिब्बे को खोला और जब उन्होंने कप को डिब्बे के तले पर रगड़ा तो उसकी आवाज से मुझे पता चला कि चावल लगभग खत्म हो चुके थे।
शहर में लगातार खराब मौसम के कारण सभी निर्माण परियोजनाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई थीं। जिस ठेकेदार के अधीन मेरे नानाजी काम करते थे, उसने निश्चित रूप से दैनिक मजदूरी का भुगतान नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे नानाजी आज काम नहीं कर पाए थे। कोई काम नहीं मतलब कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं मतलब कोई खाना नहीं और कोई बिजली नहीं। और सबसे बुरी बात, मैं गंभीर रूप से बीमार थी और डॉक्टर की दवा की जरूरत थी, जिसे सस्ते में खरीदना असंभव था। अपराधबोध का बोझ फिर से मेरे सीने पर आ पड़ा। मैं यहाँ केवल उन्हें परेशान करने आई थी। हे भगवान, प्लीज मेरी बच्ची को मुझसे मत छीनना। मेरे पास उसके सिवा और कुछ नहीं है। मैंने सुना कि मेरे नानाजी कमरे के एक कोने में दिल दहला देने वाली रूखी आवाज में प्रार्थना कर रहे थे। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश की। हालांकि मेरी नजर बहुत धुंधली थी। मैंने देखा कि मेरे नानाजी बिस्तर के किनारे बैठे थे। वह एक छोटा काले रंग का कपड़े का बंडल खोल रहे थे, जिसे वह हमेशा अपनी कमीज की जेब में रखते थे। उस फीके कपड़े के बंडल के अंदर से उन्होंने एक चीज निकाली जो लगभग बुझ चुकी रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। वह एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी। मैंने उस अंगूठी को पहचान लिया। वह मेरी दिवंगत नानी की निशानी थी, उनकी प्यारी पत्नी की एकमात्र कीमती वस्तु और आखिरी याद, जिसे उन्होंने दशकों तक संभाल कर रखा था। मेरे नानाजी ने उस अंगूठी को कभी भी अपनी पहुंच से दूर नहीं किया था। हमेशा उसे अपने साथ ले जाते थे, जैसे कि वह उनके सच्चे प्यार की याद दिलाती हो जो अब नहीं रहा। मेरे नानाजी ने उस अंगूठी को काफी देर तक देखा। उनकी झुर्रीदार उंगलियों ने उस अंगूठी की सतह को बहुत धीरे से सहलाया, जैसे वह अपनी पत्नी के गाल को सहला रहे हों। मैं देख सकती थी कि उनकी बूढ़ी आंखों से एक आंसू गिरा, जो उस चांदी की अंगूठी को गीला कर गया। उन्होंने उस अंगूठी को अपने होठों से लगाया, उसे प्यार और गहरे दुख के साथ चूमा। मुझे माफ करना मेरी पत्नी, वह धीरे से बुदबुदाए, इतनी धीरे कि मैं जो आधी बेहोश थी मुश्किल से सुन पाई। हमारी बच्ची बहुत बीमार है, मुझे उसकी जान बचानी है। मुझे पता है तुम जरूर समझोगी। यह अंगूठी तो बस एक चीज है, लेकिन हमारी बच्ची की जान दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। उस बहुत ही मार्मिक विदाई के बाद मेरे नानाजी ने उस चांदी की अंगूठी को फिर से लपेटा, उसे अपनी पैंट की जेब में डाला, फिर एक काला छाता उठाया जो कई जगहों से फटा हुआ था। उन्होंने अपनी पतली जैकेट पहनी, फिर बहुत तेज बारिश के तूफान में बाहर निकल गए। किराए के कमरे का दरवाजा कसकर बंद हो गया। मुझे उस कमरे में अकेला छोड़ गया, जो समय के साथ और भी ठंडा और अकेला महसूस हो रहा था। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बेचने से रोकने की कोशिश की, उस मेरे लिए जिसने उनके साथ इतने पाप किए थे। लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। मैं फिर से बेहोश हो गई, अंधेरे और मेरे सिर को जलाने वाले बुखार में डूब गई। पता नहीं कितना समय बीत गया था। मैं तब फिर से जागी जब मैंने एक बहुत ठंडे हाथ को मेरे गाल पर महसूस किया। यूकेलिप्टस के तेल, विक्स और खिचड़ी की महक तुरंत मेरी नाक में भर गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। कमरे की लाइट फिर से तेज जल रही थी। परेशान करने वाले बिजली मीटर की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे बगल में मेरे नानाजी पूरी तरह से गीले कपड़ों में बैठे थे। उन्हें अपने ठिठुरते शरीर की परवाह नहीं थी। उनका पूरा ध्यान मुझ पर था। उनके हाथ में कुछ दवा की बोतलें, एंटीबायोटिक गोलियों की एक स्ट्रिप और एक कटोरी खिचड़ी थी, जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। शुक्र है तुम जाग गई मेरी बच्ची। उनका ठंड से पीला पड़ा चेहरा तुरंत एक बहुत ही राहत भरी मुस्कान से खिल उठा। नाना बाजार के सामने वाले डॉक्टर के क्लिनिक से तुम्हारे लिए दवा ले आए हैं, फार्मासिस्ट ने कहा। यह बुखार कम करने और इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। नाना तुम्हारी पसंदीदा खिचड़ी भी ले आए हैं। तुम्हें थोड़ा खाना होगा ताकि दवा लेते समय तुम्हारा पेट खाली न हो। मैंने उन महंगी दवाओं को देखा, खिचड़ी को देखा और हमारे ऊपर जलती तेज रोशनी को देखा। फिर मेरी नजर मेरे नानाजी की उंगलियों और उनकी पैंट की जेब पर पड़ी, जो अब सपाट दिख रही थी। वह काला कपड़े का बंडल अब वहां नहीं था। सच्चाई ने मुझे बहुत जोर से मारा। यह बूढ़ा आदमी जो ठंड से कांप रहा था, तूफान में चलने को तैयार था, अपनी दिवंगत पत्नी की एकमात्र सबसे कीमती याद को बेच दिया, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं जिंदा रहूं, खा सकूं और रोशनी हो। मेरे चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। मुझे अब अपने पूरे शरीर में हो रहे दर्द की परवाह नहीं थी। मैं उठी और सीधे मेरे नानाजी की बांह को गले लगा लिया। सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे पति द्वारा तलाक दिए जाने पर मेरा दिल टूटना, मेरे नानाजी के इस निस्वार्थ बलिदान को देखने के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। नानाजी, आपने ऐसा क्यों किया?
मैंने अपनी हिंसक सिसकियों के बीच पूछा, आपने नानी की अंगूठी क्यों बेच दी? वह आपकी एकमात्र संपत्ति थी। मैं तो बस एक बोझ हूं। नाना, मैं इतने बड़े बलिदान के लायक नहीं हूं। मुझे बीमार ही रहने देते। मैं इसी लायक हूं क्योंकि मैंने इतने समय तक आपको नजरअंदाज किया। मेरे नानाजी एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने खिचड़ी का कटोरा नीचे रखा, फिर मेरे आलिंगन का कसकर जवाब दिया। उन्होंने धीरे धीरे मेरी पीठ थपथपाई, मेरे कांपते शरीर को शांत किया। फिर कभी ऐसा मत बोलना। तुम बोझ नहीं हो, तुम नाना का खून हो, तुम नाना की जान हो। उन्होंने एक दृढ़ लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, दौलत तो कमाई जा सकती है, अंगूठी बदली जा सकती है, लेकिन अगर नाना ने तुम्हें खो दिया तो नाना कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। जो बीत गया सो बीत गया, उसे अब मत कुरेदो। अब जरूरी यह है कि तुम ठीक हो जाओ। नाना वादा करते हैं, जब तक नाना की सांसें चल रही हैं, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे नाना जी के शब्द मेरी आत्मा में उतर गए, मेरे दिल के उस सबसे गहरे हिस्से को छुआ जो हमेशा महत्वाकांक्षा और घृणा से भरा रहता था। इस टूटी फूटी झोपड़ी में दम घोंटने वाली गरीबी के बीच मैंने सबसे शुद्ध और सच्चे प्यार की दौलत पाई थी। कुछ ऐसा जो मैं अपने सारे पैसे से कभी नहीं खरीद सकी थी जब मैं एक सफल व्यवसायी थी। कुछ ऐसा जो मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला था, जो मुझसे केवल तब प्यार करता था जब मेरा बैंक खाता भरा हुआ था। कुछ ऐसा जो मेरी सौतेली माँ या मेरी सास ने कभी नहीं दिया था, जो सामाजिक स्थिति के अंधे थे। मेरे नानाजी द्वारा खिलाए गए खिचड़ी के हर निवाले को निगलते हुए और एक अनमोल याद की कीमत पर खरीदी गई बुखार कम करने वाली दवा को निगलते हुए मैंने अपने दिल की गहराइयों में एक बहुत मजबूत कसम खाई। एक ऐसी कसम जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं अपने नानाजी के आंसू व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं उनके कमजोर शरीर को उनकी बुढ़ापे में लगातार सीमेंट का बोझ ढोने नहीं दूंगी। मैं इस गिरावट से उठूंगी। मैं इस दिवालियेपन के अंधेरे गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता खोजूंगी। अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अब उन लोगों को खुद को साबित करने के लिए नहीं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, बल्कि मैं अपने नानाजी की बची हुई जिंदगी को सम्मान देने के लिए उठूंगी। मैं उनका सम्मान वापस लाऊंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि जिन लालची लोगों ने हमें रौंदा है वे अपनी आंखों से देखेंगे कि हम अभी टूटे नहीं हैं। यह सब कुछ का अंत नहीं था, बल्कि मेरे नए प्रतिरोध की शुरुआत थी। मैं अपनी जिंदगी वापस छीन लूंगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। दिन प्रतिदिन इस तंग किराए के कमरे में बहुत धीरे धीरे बीतते गए। क्लिनिक की दवा और मेरे नानाजी की प्यार भरी देखभाल की बदौलत मेरा तेज बुखार आखिरकार चौथे दिन उतर गया। मेरा शरीर जो पहले टूटा हुआ महसूस हो रहा था, अब धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। हालांकि अगर मैं बहुत देर तक खड़ी रहती तो मुझे अभी भी कमजोरी महसूस होती थी। आज सुबह बाहर का मौसम आखिरकार साफ था। सूरज तेज चमक रहा था, गली के कीचड़ भरे पानी के गड्ढों को सुखा रहा था। मेरे नानाजी सुबह सुबह ही काम पर चले गए थे। उन्हें कई दिनों की बारिश के कारण रुकी हुई निर्माण परियोजना में दैनिक मजदूरी कमानी थी। मेरे नानाजी के जाने के बाद मैं पतले गद्दे पर बैठी और कमरे के चारों ओर देखने लगी। यह घर बहुत छोटा था, शायद सिर्फ 3x4 मीटर का। दीवारें गंदी थीं, छत पर बहुत सारे मकड़ी के जाले थे और हर जगह धूल जमी हुई थी। अपराधबोध की भावना फिर से मेरे सीने में घर कर गई। मेरे नानाजी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी एकमात्र संपत्ति का बलिदान कर दिया था। मुझे इस घर में सिर्फ एक बेकार बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए। मैंने उठने का फैसला किया। एक छोटी झाड़ू, एक बाल्टी पानी और एक पुराना पोंछे का कपड़ा लिया। मैं इस घर को आगे से पीछे तक पूरी तरह से साफ करूंगी। मैंने खुरदरे सीमेंट के फर्श पर झाड़ू लगाई, टूटी फूटी लकड़ी की मेज से धूल साफ की और रसोई के क्षेत्र में गंदे बर्तनों को व्यवस्थित किया जो बस मिट्टी के तेल के स्टोव के साथ एक छोटी सी मेज थी। मेरे माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। इस शारीरिक काम ने मुझे मेरे पति के विश्वासघात और मेरे परिवार की क्रूरता के दर्द को थोड़ी देर के लिए भूलने में मदद की। सामने का हिस्सा खत्म करने के बाद मैं कमरे के उस कोने की ओर गई जहां मेरे नानाजी अपना सामान रखते थे। वहां एक बहुत बड़ी और भारी पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। ऐसा लग रहा था कि वह अलमारी दशकों से अपनी जगह से नहीं हिली थी। उसकी लकड़ी की परतें कई जगहों से उखड़ गई थीं और नीचे का हिस्सा दीमक लगने के कारण खोखला दिख रहा था। मेरा इरादा उस अलमारी के पीछे जमा हुई मोटी धूल और गंदगी को साफ करने का था।
अपनी सारी ताकत लगाकर मैंने अलमारी के किनारे को धकेला। शुरू में अलमारी बिल्कुल नहीं हिली। मैंने एक लंबी सांस ली, अपना कंधा लकड़ी के किनारे पर टिकाया और अपनी पूरी ताकत से उसे धकेला, साथ ही अपनी हथेलियों में चुभन को भी सहन किया। धीरे धीरे अलमारी एक बहुत तेज चरमराती आवाज के साथ सीमेंट के फर्श पर खिसकने लगी। मोटी धूल तुरंत हवा में उड़ गई, जिससे मुझे कई बार खांसी आई। जब अलमारी काफी दूर खिसक गई तो मैंने उसके पीछे जमा धूल के ढेर को साफ करने के लिए झाड़ू उठाई। लेकिन जब मैं उस हिस्से में झाड़ू लगा रही थी जो पहले अलमारी से ढका हुआ था, तो मेरी झाड़ू किसी चीज में फंस गई। मैंने झुककर उस फर्श को और ध्यान से देखा। उस हिस्से का सीमेंट का फर्श समतल नहीं था। एक चौकोर आकार का दरार था जो एक मोटे लकड़ी के तख्ते से ढका हुआ था। उस लकड़ी के तख्ते को धूल और गंदगी की एक परत से छिपाया गया था ताकि वह आस पास के फर्श के रंग में मिल जाए। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। जिज्ञासा ने मुझे घुटने टेकने और उस दरार को छूने के लिए प्रेरित किया। कांपती हुई उंगलियों के सिरों का उपयोग करके मैंने लकड़ी के तख्ते के किनारे को उठाया। थोड़ी ताकत लगी क्योंकि तख्ता काफी कसकर लगा हुआ था। कई कोशिशों के बाद लकड़ी का तख्ता आखिरकार उठ गया। उसके नीचे फर्श में एक छोटा सा खोखला स्थान था। उस अंधेरे और बासी गंध वाले खोखले स्थान में एक मध्यम आकार का बिस्कुट का टिन का डिब्बा पड़ा था। डिब्बे के किनारों पर बहुत जंग लग गया था। यह इस बात का संकेत था कि यह चीज बहुत लंबे समय से वहां छिपाई गई थी। मैंने उस टिन के डिब्बे को सावधानी से उठाया। यह मेरे हाथों में काफी भारी महसूस हुआ। मैंने अपनी कमीज के कोने से उसकी सतह पर लगी धूल को साफ किया, फिर उसे खिड़की की दरार से आती सूरज की रोशनी के पास ले गई। यह डिब्बा किसने छिपाया था? क्या यह मेरे नाना जी का था या किसी और का जो पहले यहां किराए पर रहता था? धीरे धीरे मैंने टिन का ढक्कन खोला जो जंग के कारण थोड़ा सख्त था। ढक्कन के अंत में खुलने पर धातु की चरमराती आवाज आई। मेरी नजर तुरंत उस पहली चीज पर पड़ी जो डिब्बे के अंदर थी। एक पुरानी तस्वीर जिसका रंग फीका पड़ गया था। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला मुस्कुरा रही थी और लाल कपड़े पहने एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए थी। मेरे आंसू तुरंत भर आए। मैंने उसके मारा पात कर कमारा था। तस्वीर में चेहरे को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। वह मेरी माँ का चेहरा था और उनकी गोद में जो छोटी बच्ची थी वह मैं ही थी। उस तस्वीर की सतह को छूते ही मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मेरी माँ का निधन एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था जब मैं अभी हाई स्कूल में थी। मेरे पिता के उस महिला से दोबारा शादी करने से बहुत पहले, जो अब मेरी सौतेली माँ है। तस्वीर के नीचे एक मोटा कसकर बंद भूरा लिफाफा और एक साफ सुथरे ढंग से मोड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा था। मैंने वह पत्र लिया। उसके मोड़ को बहुत सावधानी से खोला क्योंकि कागज पीला पड़ने लगा था और नाजुक हो गया था। कागज पर लिखी लिखावट मेरी माँ की बहुत ही खास, साफ सुथरी और सुंदर लिखावट थी। मैंने सांस रोककर उन वाक्यों को पढ़ना शुरू किया जो मेरी माँ ने दशकों पहले लिखे थे। मेरी प्यारी बेटी, माँ की जान के टुकड़े के लिए, जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी तो शायद मैं तुम्हें गले लगाने के लिए इस दुनिया में नहीं होंगी। मैंने यह पत्र तब लिखा था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पिता एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन वे दूसरों से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। मुझे एक मजबूत एहसास है कि मेरे जाने के बाद कोई और महिला तुम्हारे पिता की जिंदगी में आएगी और वह महिला शायद तुम्हें दिल से प्यार नहीं करेगी। मैंने अपने गालों पर बहते आंसू पोंछने के लिए एक पल के लिए पढ़ना बंद कर दिया। मेरी माँ का एहसास बिल्कुल सच हो गया था। जो महिला मेरे पिता की जिंदगी में आई थी वह एक लालची महिला थी और उसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया था। मैंने सांस रोककर उस पत्र को पढ़ना जारी रखा। तुम्हारे पिता से शादी करने से पहले तुम्हारे नाना जी ने मुझे तुम्हारी नानी से विरासत में मिली जमीन का एक टुकड़ा दिया था। मैंने वह जमीन बेच दी थी और सारा पैसा तुम्हारे नाम पर बैंक में एक फिक्स्ड डिपॉजिट और जीवन बीमा में डाल दिया था। वह पैसा समय के साथ बढ़ता रहा। मैंने यह बीमा में बढ़ता रहा। बात तुम्हारे पिता या किसी और को कभी नहीं बताई क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह पैसा लालची लोगों के हाथों से बिल्कुल सुरक्षित रहे। मैंने यह गुप्त डिब्बा तुम्हारे नाना जी को एक बहुत ही सख्त संदेश के साथ सौंपा था कि वे इसे छिपा दें और इसे तुम्हें केवल तभी दें जब तुम बहुत ज्यादा जरूरत में हो या जब तुम्हारी जान को खतरा हो। इस पत्र के नीचे भूरे लिफाफे में बैंक के सभी आधिकारिक दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि तुम उस धन की एकमात्र उत्तराधिकारी हो। इस पैसे का उपयोग अपनी जिंदगी जीने के लिए करना। मेरी बच्ची,
एक मजबूत महिला बनना और कभी किसी को अपना आत्म सम्मान रौंदने मत देना। माँ तुम्हें इस जीवन से लेकर अगले जीवन तक हमेशा प्यार करेगी। उस पत्र के आखिरी वाक्य को पूरा करते ही मेरा रोना फूट पड़ा। मैंने उस नाजुक कागज को कसकर अपने सीने से लगा लिया। पता चला कि मेरी माँ ने मुझे कभी सच में नहीं छोड़ा था। उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में सोचा था, मेरी सौतेली माँ की दुष्टता का अनुमान लगाया था और मुझे विनाश के गड्ढे से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल तैयार किया था। मैंने उस पत्र को सावधानी से नीचे रखा, फिर उस मोटे भूरे लिफाफे को खोला। उसके अंदर एक पुरानी पासबुक, फिक्स्ड डिपॉजिट का प्रमाण पत्र और एक बड़े बैंक की आधिकारिक मुहर के साथ एक बीमा पॉलिसी थी। फिक्स्ड डिपॉजिट प्रमाण पत्र के अंतिम शेष राशि के कॉलम में लिखी संख्या को पढ़कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह संख्या केवल लाखों में नहीं थी, न ही करोड़ों में। समय के साथ और दशकों तक चक्रवृद्धि ब्याज के कारण बैंक में जमा कुल धनराशि कई 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यह राशि मेरे द्वारा कल बैंक द्वारा जब्त की गई मेरी पूरी कंपनी और आलीशान घर के कुल मूल्य से भी कहीं ज्यादा थी। मेरा शरीर तुरंत कमजोर हो गया। मैं ठंडे सीमेंट के फर्श पर बैठ गई। उस दस्तावेज पर लिखे शून्य की पंक्तियों को खाली और अविश्वास भरी नजरों से देखती रही। यह एक चमत्कार था। भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मेरी दिवंगत मां के हाथों से दिया था। यह पैसा न केवल मेरे पति और मेरे बिजनेस पार्टनर द्वारा छोड़े गए सभी कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त था, बल्कि यह पैसा एक नया व्यवसाय शुरू करने, एक अच्छा घर खरीदने और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे नानाजी को उनकी बची हुई जिंदगी में खुश रखने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा था। शाम ढलने पर मेरे नानाजी अपने काम से घर लौटे। उनका शरीर बहुत थका हुआ लग रहा था और उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। मैं तुरंत दौड़कर उनका स्वागत करने गई और खुशी से रोते हुए उन्हें कसकर गले लगा लिया। मैंने उन्हें वह जंग लगा टिन का डिब्बा दिखाया। मेरे कमने दौड़ंत दौड़कर नानाजी चौंक गए, लेकिन फिर वह बहुत शांति से मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने वास्तव में वह डिब्बा उन्हें दशकों पहले सौंपा था। उनसे कहा था कि जब वह यह किराए का कमरा बना रहे हों तो इसे फर्श के नीचे दबा दें, और उन्हें किसी भी हालत में उस डिब्बे को खोलने से मना किया था। मेरे नानाजी, जो ईमानदार और वफादार थे, ने उस वादे को अपनी जान की तरह निभाया था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उस डिब्बे के अंदर करोड़ों रुपए रखे थे। उनके लिए अपनी बेटी से किया गया वादा एक ऐसी चीज थी जिसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जा सकता था। यहां तक कि जब उन्हें मेरे लिए दवा खरीदने के लिए अपनी पत्नी की अंगूठी बेचनी पड़ी। उस रात हम साथ में रोए, एक ऐसा रोना जिसमें अब निराशा नहीं थी बल्कि पुनरुत्थान के आंसू थे। मेरी मां की निशानी वाले टिन के डिब्बे की खोज के 2 दिन बाद मैंने फैसला किया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैंने मेरे नानाजी के किराएदार पड़ोसी से एक साधारण सफेद कमीज और काले रंग की पैंट उधार ली, जो संयोग से मेरे आकार की थी। वे कपड़े ब्रांडेड नहीं थे और मेरे शरीर पर थोड़े ढीले थे, लेकिन वे साफ थे और किसी आधिकारिक जगह पर पहनने के लिए पर्याप्त सभ्य थे। मैंने अपने बाल संवारे, अपना चेहरा धोया और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके शहर के केंद्र की ओर निकल पड़ी। आज मेरा गंतव्य एक वरिष्ठ वकील श्री शर्मा का कार्यालय था। मेरी मां की निशानी वाले फिक्स्ड डिपॉजिट प्रमाण पत्र के पीछे मिले एक छोटे से नोट के अनुसार श्री शर्मा मेरी मां के पुराने दोस्त और भरोसेमंद वकील थे, जिन्होंने अतीत में उन सभी गुप्त दस्तावेजों को संभालने में मदद की थी। श्री शर्मा का कार्यालय एक शानदार ऑफिस बिल्डिंग में था। जब मैं पहुंची और अपना नाम बताया और मेरे द्वारा लाए गए दस्तावेज दिखाए, तो उनकी सचिव मुझे तुरंत श्री शर्मा के निजी कमरे में ले गईं। श्री शर्मा एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जिनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और उनकी मुस्कान बहुत ही मिलनसार थी। वह मुझे देखकर आश्चर्यचकित और खुश हुए। उन्होंने कहा कि वह दशकों से मेरे इस दस्तावेज को लेकर आने का इंतजार कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी दस्तावेज पूर्ण और कानूनी रूप से वैध थे। श्री शर्मा मुझे व्यक्तिगत रूप से उस प्राथमिकता बैंक की मुख्य शाखा में ले गए, जो उनके कार्यालय भवन से बहुत दूर नहीं था। बैंक में प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा वाले वकील की मदद मिल रही थी। करोड़ों रुपये का वह फंड अब आधिकारिक रूप से फिर से सक्रिय हो गया था और कानूनी रूप से पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में था। हालांकि भाग्य का पहिया अक्सर अप्रत्याशित समय पर घूमता है।
जब मैं और श्री शर्मा उस शानदार प्राथमिकता बैंक की लॉबी से बाहर निकल रहे थे तो मैं अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गई जिससे मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी। मेरा पूर्व पति रोहन। वह एक महंगे सूट में लॉबी की ओर जा रहा था, शायद किसी ग्राहक से मिलने या अपने व्यवसाय के खाते का प्रबंधन करने के लिए। उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने मुझे कड़ी सुरक्षा वाले प्राथमिकता बैंक के कांच के दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसने मेरे साधारण कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर श्री शर्मा को देखा जो मेरे बगल में एक साफ सुथरे सूट में खड़े थे और बैंकिंग दस्तावेजों से भरा एक ब्रीफकेस लिए हुए थे। मैंने अपने पूर्व पति की हैरान और संदिग्ध नजरों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना चेहरा फेर लिया, अपनी ठुड्डी ऊंची की और उसके शरीर के पास से गुजरती रही जैसे कि वह कभी मौजूद ही नहीं था। मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी नजरें मेरी पीठ का पीछा कर रही थीं, जब तक कि मैं श्री शर्मा की कार में नहीं बैठ गई। लेकिन मैं जानती थी कि रोहन जैसा चालाक आदमी इस अजीब दृश्य को देखकर चुप नहीं बैठेगा। मेरे मन में एक एहसास था कि वह निश्चित रूप से यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि मैं उस बैंक में क्या कर रही थी, और मेरा एहसास सही था। रोहन के व्यापार की दुनिया में बहुत सारे संपर्क थे, जिसमें कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मचारी भी शामिल थे जिन्हें वह ग्राहकों के डेटा के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए रिश्वत दे सकता था। उसने निश्चित रूप से उसी दिन बैंकिंग प्रणाली में मेरा नाम जांचने के लिए गंदे तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। अगली सुबह मेरे नानाजी के रहने वाली तंग गली में माहौल अचानक बहुत शोरगुल वाला हो गया। एक चिकनी लेकिन शक्तिशाली कार के इंजन की गड़गड़ाहट ने सुबह की शांति भंग कर दी। किराएदार पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकले, कीचड़ भरी सड़क के किनारे खड़े होकर हैरानी से इशारा कर रहे थे। दो शानदार काले रंग की कारें तंग गली में घुसने के लिए संघर्ष करती दिख रही थीं, यहां तक कि कारों के साइड बॉडी कई बार निवासियों के लकड़ी के बाड़ से खरोंच भी गए। मैं जो सामने के बरामदे में कपड़े सुखा रही थी तुरंत रुक गई। मेरा दिल उबलते गुस्से को रोकने के लिए जोर जोर से धड़क रहा था। पहली कार से मेरा पूर्व पति उतरा, जिसके चेहरे पर यथासंभव मैत्रीपूर्ण भाव बनाने की कोशिश की गई थी। दूसरी कार से मेरी सास और मेरी सौतेली माँ एक साथ निकली। मेरी सास ने अपने रेशमी रूमाल से अपनी नाक ढकी हुई लग रही थी, जैसे इस गली की कीचड़ और नाली की गंध एक घातक जहर हो, जबकि मेरी सौतेली माँ अपने महंगे गाउन के किनारे को उठाने में व्यस्त थीं ताकि वह कीचड़ भरे पानी के छींटों से न लगे। वे तीनों उस गंदी सड़क से होते हुए मेरे नानाजी के घर के बरामदे की ओर एक साथ चले। वे लोग जिन्होंने मेरे आत्म सम्मान को रौंदा था, मुझे गरीब होने पर भगा दिया था और मुझे एक बेकार कचरे की तरह फेंक दिया था, अब मुझे ढूंढने आए थे। मुझे ठीक ठीक पता था कि वे यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने उन करोड़ों रुपयों की गंध सूंघ ली थी जो अब मेरे हाथों में थे, खून की गंध जिसने भूखे भेड़ियों को आमंत्रित किया था। मेरी प्यारी पत्नी, मेरे पति ने एक जोरदार और बहुत मीठी आवाज में पुकारा, जैसे उस भयानक बारिश की रात की घटना कभी हुई ही नहीं थी। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाईं, सभी देख रहे पड़ोसियों के सामने मुझे गले लगाने के लिए तैयार। मैं एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में एक ऐसी नजर से देखा जो चाकू से भी ज्यादा तेज थी। वहीं रुको, मैंने एक बहुत ही ठंडी और सपाट आवाज में कहा। मुझे छूने की हिम्मत मत करना, वरना मैं इस घर से घुसपैठियों को भगाने के लिए निवासियों से मदद के लिए चिल्लाऊंगी। हमारा तलाक हो चुका है, मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मेरे पति के चेहरे पर झूठी मुस्कान थोड़ी डगमगाई, लेकिन उसने जल्दी से खुद पर काबू पा लिया। उसने अपनी बाहें नीचे कीं, फिर मुझे बनावटी पछतावे से भरी आंखों से देखा। प्यारी, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। उस रात मैं कंपनी की समस्याओं के कारण बहुत घबराया हुआ था और मैंने अपना आपा खो दिया था। मेरा सच में तुम्हें भगाने या तलाक देने का इरादा नहीं था। वह पत्र मैंने अभी तक अदालत में दर्ज नहीं कराया है। तुम अभी भी मेरी कानूनी पत्नी हो। हमारे घर वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओ मेरी बेचारी बच्ची, मेरी सास ने अचानक बीच में कहा, एक दयनीय चेहरे के साथ आगे बढ़ी जो मेरे पेट में मतली पैदा कर रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत उसे झटक दिया। अपनी इस सास को माफ कर दो। उस रात मेरे सिर में दर्द था और मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी। मेरा सच में तुम्हें पुल के नीचे जाने के लिए कहने का इरादा नहीं था। मेरी प्यारी बहू के लिए मेरा घर हमेशा खुला है। चलो अपना सामान पैक करो, हम अभी घर चलते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी सास की चालाकी का जवाब दे पाती,
मेरी सौतेली माँ ने एक बहुत ही ममतामयी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। मेरी प्यारी बेटी, आंटी तुमसे माफ चाहती हैं कि उस रात तुम्हें भगा दिया। आंटी बस अपनी किटी पार्टी की दोस्तों के सामने शर्मिंदा थीं। तुम तो जानती ही हो कि उनके मुंह कैसे होते हैं। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद आंटी तुम्हारे बारे में सोचकर सो नहीं पाई। तुम्हारे नाना जी का यह घर तुम्हारे जैसी सफल महिला के रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। अपने पिता के घर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारे बचपन का कमरा खास तुम्हारे लिए साफ कर दिया है। मैंने अपने सामने तीनों चेहरों को बारी बारी से देखा। वे जो नाटक कर रहे थे वह वाकई बहुत घिनौना था। घृणा और वितृष्णा ने मेरे सीने को कस दिया था। अगर मैं अभी भी कुछ दिन पहले जैसी कमजोर महिला होती तो शायद मैं उनकी मीठी बातों से आसानी से धोखा खा जाती। लेकिन मैं उस रात मर चुकी थी, और जो मैं अब यहां खड़ी हूं वह एक ऐसी महिला है जो 2 बार धोखा नहीं खाएगी। बस करो। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि घर की छत पर बैठे पक्षी डर कर उड़ गए। मेरी आवाज उस तंग गली में गूंज गई। उनकी बकवास को तुरंत रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम अचानक इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों आए हो जिसे तुम हमेशा नीचा दिखाते थे? तुम पछतावे के कारण नहीं आए हो। तुम इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें बैंक में मेरी माँ की विरासत के पैसे के बारे में पता है। तुम फिर से मेरी संपत्ति छीनने आए हो। मेरे पति, मेरी सास और मेरी सौतेली माँ के चेहरे तनावपूर्ण हो गए। उनके मीठे मुखौटे धीरे धीरे टूटने लगे। मेरे पति ने एक लंबी सांस ली, फिर उसके चेहरे के भाव अचानक बहुत ठंडे हो गए। बिल्कुल वैसी ही क्रूर नजर जैसी उसने मुझे उस रात दी थी जब उसने मुझे भगाया था। भेड़िए का चुंबन गायब हो गया था। उसकी जगह हमला करने के लिए तैयार दांतों ने ले ली थी। ठीक है, अगर तुम सख्ती से खेलना चाहती हो तो चलो सख्ती से बात करते हैं। मेरे पति ने एक धीमी और खतरनाक आवाज में धमकी दी। वह एक कदम आगे बढ़ा। अपने शरीर के आसन से मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। ध्यान से सुनो, वह पैसा तुम्हारे नाम पर है, लेकिन तुम इस समय बहुत ही अस्थिर मानसिक स्थिति में हो। कंपनी का दिवालियापन, जीवन का दबाव और हमारे तलाक ने तुम्हें अवसादग्रस्त और पागल बना दिया है। मैं आसानी से एक प्रमुख मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक को किराए पर ले सकता हूं ताकि वे अदालत में गवाही दें कि तुम पागल हो गई हो और इतनी बड़ी राशि का प्रबंधन करने के लिए कानूनी रूप से अक्षम हो। और तुम्हारे सबसे करीबी और देखभाल करने वाले परिवार के रूप में अदालत निश्चित रूप से उस सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रबंधन का अधिकार मुझे और तुम्हारी सौतेली मां को तुम्हारे कानूनी अभिभावक के रूप में सौंप देगी। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। शांति से वह पैसा हमें सौंप दो या हम अदालत में तुम्हारा नाम बर्बाद कर देंगे और तुम्हें एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करा देंगे। उस नीच धमकी को सुनकर मेरा खून मानो उबलने लगा। मेरा पति सच में इस धरती पर सांस लेने वाला सबसे दुष्ट आदमी था। मेरी सास और मेरी सौतेली मां व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराईं और उसके पीछे सहमति में सिर हिलाया, जैसे कि वे उस घटिया योजना का समर्थन कर रही हों। वे मेरी मां द्वारा दी गई संपत्ति पर कब्जा करने के लिए कानून की नजर में मुझे पागल साबित करने की योजना बना रहे थे। लेकिन वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे अगर उन्हें लगता था कि उस धमकी से मैं डरकर घुटने टेक दूंगी। मैंने सीधे मेरे पति की आंखों में देखा, एक हल्की सी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। जो करना चाहते हो कर लो। इस देश के सारे डॉक्टरों को किराए पर ले लो। अपने सारे वकीलों को ले आओ। हम कानून की मेज पर मिलेंगे। अब मेरे नानाजी के घर से बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं तुम लोगों पर इस नाली के गंदे पानी से नहला दूं। मैं मुड़ी और घर के अंदर चली गई। दरवाजे को बहुत जोर से पटक दिया। उन्हें ठीक वैसा ही जवाब दिया जैसा उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात में दिया था। एक नई लड़ाई अभी शुरू हुई थी और इस बार मैंने यह सुनिश्चित किया कि वे ही मुझसे माफी की भीख मांगते हुए रोएंगे। उस सुबह मेरे नानाजी के घर के सामने हुई घटना के बाद मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं जानती थी कि मेरे पूर्व पति की धमकी कोई खोखली धमकी नहीं थी। वह एक बहुत ही चालाक आदमी था जिसके बहुत सारे संपर्क थे और पैसे पाने के लिए वह सबसे गंदा काम करने को भी तैयार था। मैं तुरंत घर के अंदर गई और श्री शर्मा को फोन किया। उन्हें मेरे पूर्व पति द्वारा दी गई सभी धमकियों के बारे में बताया। श्री शर्मा ने बहुत शांति से सुना, एक ऐसे कानूनी विशेषज्ञ की तरह जो दशकों से विभिन्न प्रकार के लालची मनुष्यों का सामना कर चुका हो। फिर उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और शानदार निर्देश दिया। उन्होंने मुझे उसी दिन केंद्रीय अस्पताल जाने के लिए कहा ताकि मैं शहर के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित मनोरोग विशेषज्ञ से मिल सकूं, जो संयोग से श्री शर्मा के पुराने सहकर्मी थे।
मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा निर्देश दिया गया था। घंटों तक मैंने उस डॉक्टर के साथ कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण और गहन साक्षात्कार किए। मैंने दिवालियापन, विश्वासघात से लेकर भगाए जाने तक के सभी आघातों के बारे में बिना किसी विवरण को छिपाए बताया। सत्र के अंत में उस बुद्धिमान बूढ़े डॉक्टर ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और अस्पताल की मुहर के साथ एक आधिकारिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया। उस दस्तावेज में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मैं एक 100% स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी, पूरी तरह से सचेत थी और किसी भी राशि की वित्तीय संपत्ति का प्रबंधन करने और कानूनी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी। गंभीर अवसाद का कोई संकेत नहीं था। मेरे पूर्व पति द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार मुझे पागल बनाने वाले किसी मानसिक विकार की तो बात ही छोड़िए। उस कीमती पत्र को अपने हाथ में लेकर श्री शर्मा ने आधिकारिक रूप से मेरे पूर्व पति, मेरी सास और मेरी सौतेली मां को 3 दिन बाद अपने कार्यालय में उपस्थित होने के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा। जिस दिन का इंतजार था वह आ ही गया। मैं श्री शर्मा के कार्यालय के एक विशेष बैठक कक्ष में बहुत ही आरामदायक चमड़े की कुर्सियों में से एक पर शांति से बैठी थी। यह कमरा बहुत विशाल था और बहुत ही डरावना लग रहा था। कमरे के बीच में एक बहुत लंबी, चमकदार और मजबूत महोगनी की लकड़ी की मेज थी। मेरे नाना जी मेरे बगल में एक साफ सुथरी बाटिक कमीज पहने बैठे थे, जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही खरीदी थी। उनके खुरदरे हाथ ने मेज के नीचे मेरा हाथ पकड़ रखा था, जिससे मुझे वह ताकत और साहस मिल रहा था जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं अब बारिश में भीगती हुई दया की भीख मांगने वाली महिला नहीं थी। आज मैं नियंत्रण की मालिक थी। बैठक कक्ष का दोहरा दरवाजा काफी धीमी आवाज के साथ खुला, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत ही घमंडी लग रही थी। मेरा पूर्व पति अपनी छाती फुलाए हुए एक बहुत महंगे गहरे रंग के सूट में अंदर आया, जैसे कि वह एक शेयरधारकों की बैठक में भाग ले रहा हो जहां वह सर्वोच्च शक्ति का धारक हो। उसके पीछे मेरी सास और मेरी सौतेली मां जीत की मुस्कान से भरे चेहरों के साथ चलीं, आकर्षक गहने पहने हुए जो आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। हालांकि मेरा पूर्व पति केवल उनके साथ नहीं आया था, वह एक चश्मा पहने अजनबी आदमी को लाया था जिसका चेहरा बहुत ही घमंडी था और वह असली चमड़े से बना एक ब्रीफ केस लिए हुए था। वह आदमी निश्चित रूप से वह किराए का वकील था जिस पर वह गर्व करता था। वे चारों करता था बात था एक सलाह जसादा रादरबी को जे। मेरा पूर्व पति केवल उनके साथ नहीं आया था, महोगनी की मेज के ठीक सामने वाली सीटों पर बैठ गए, सीधे मेरे और मेरे नाना जी के सामने। मेरे पूर्व पति ने मेरे नाना जी को एक नीची नजर से देखा, जैसे मेरे नाना जी एक गंदगी हों जो इतनी शानदार कुर्सी पर बैठने के लायक न हो। श्री शर्मा थोड़ी देर बाद आए, एक मोटे दस्तावेजों का ढेर लेकर, फिर मध्यस्थ और मेरे कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मेज के सिरे पर बैठ गए। सुप्रभात सभी को, श्री शर्मा ने एक शांत और अधिकारपूर्ण आवाज में अभिवादन किया। चलिए इस बैठक को शुरू करते हैं ताकि समय बर्बाद न हो। निमंत्रण पत्र के अनुसार हम यहाँ मेरे मुवक्किल की विरासत की संपत्ति के प्रबंधन और स्थिति की स्पष्टता पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसमें डिपॉजिट फंड का वितरण भी शामिल है। इससे पहले कि श्री शर्मा अपनी प्रारंभिक टिप्पणी पूरी कर पाते, मेरे पूर्व पति के किराए के वकील ने तुरंत हाथ उठाया और बहुत ही असभ्य तरीके से बात काट दी। माफ कीजिए श्री शर्मा, लेकिन मुझे सीधे मुद्दे पर आना होगा, उस वकील ने एक ऊंची और तिरस्कारपूर्ण आवाज में कहा। मेरे मुवक्किल, जो आपके मुवक्किल के कानूनी पति हैं, को इस फंड के प्रबंधन पर एक बहुत ही मौलिक आपत्ति है। हमारे पास यह घोषित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आपका मुवक्किल हाल ही में अपनी कंपनी के दिवालियापन के कारण एक गंभीर मानसिक आघात और मनोवैज्ञानिक आघात से गुजर रहा है। यह नाजुक मानसिक स्थिति आपके मुवक्किल को गैर जिम्मेदार पक्षों द्वारा शोषण के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है। उस वकील ने जानबूझकर अपने अंतिम वाक्य को कहते हुए मेरे नानाजी की ओर तीखी नजर डाली। मेरे पूर्व पति अपनी कुर्सी पर झुक गए, एक बहुत ही घमंडी अंदाज में अपने पैर पार कर लिए। बिल्कुल सही, एक अभी भी देखभाल करने वाले पति के रूप में मैं अपनी पत्नी को पागलपन की स्थिति में करोड़ों रुपये का प्रबंधन करने की अनुमति नहीं दे सकता। वह उस पैसे को बर्बाद कर सकती है या इससे भी बदतर अपने रिश्तेदारों द्वारा धोखा खा सकती है जो अब तक गरीबी में जी रहे हैं। इसलिए हम एक पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज लाए हैं। हम मेरी पत्नी से इस पत्र पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करते हैं।
अपनी सारी संपत्ति के संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार मुझे और उसकी सौतेली मां को उसकी अपनी भलाई के लिए सौंप दें। अगर वह मना करती है तो हमने उसे एक मानसिक अस्पताल में ले जाने और इस मामले को अदालत के माध्यम से हल करने के लिए एक मेडिकल टीम तैयार की है, ताकि उसे कानूनी रूप से अक्षम घोषित किया जा सके। मेरी सास ने एक बनावटी कोमल आवाज में कहा, बस हस्ताक्षर कर दो बेटा, हम बस तुम्हें खुद से बचाना चाहते हैं। इतना सारा पैसा इस समय तुम्हारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं उनकी सारी बकवास को यथासंभव सपाट चेहरे के साथ चुपचाप सुनती रही। मेरे बगल में मेरे नानाजी गुस्से में दिखने लगे थे और उनका जबड़ा सख्त हो गया था, लेकिन मैंने धीरे से उनका हाथ दबाया, उन्हें शांत रहने का इशारा दिया। अब पासा पलटने का समय था। श्री शर्मा बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिखे। उन्होंने अपने सामने चमड़े की फाइल खोली, अस्पताल की मुहर और उभरी हुई सील के साथ एक दस्तावेज निकाला और उसे महोगनी की मेज की चिकनी सतह पर उस घमंडी वकील की ओर खिसका दिया। इससे पहले कि आप अदालत और मानसिक अस्पताल के बारे में अपनी धमकियां जारी रखें, मेरा सुझाव है कि आप और आपके मुवक्किल इस दस्तावेज को पहले बहुत ध्यान से पढ़ें, श्री शर्मा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उस वकील ने व्यंग्यात्मक रूप से नाक सिकोड़ी, उस दस्तावेज को उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पूर्व पति ने भी देखने के लिए अपना शरीर आगे झुकाया। कुछ ही सेकंड में उस वकील के चेहरे का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। उसका घमंड तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह आश्चर्य और पीलेपन ने ले ली। वह अचानक कांपते हाथों से उस कागज को पलटने लगा। मेरे पूर्व पति ने अपने वकील के हाथ से वह कागज छीन लिया, उसे जल्दी से पढ़ा और उसका जबड़ा तुरंत सख्त हो गया। उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। यह असंभव है, मेरे पूर्व पति ने एक दबी हुई आवाज में बुदबुदाया। यह केंद्रीय अस्पताल के मनोरोग विभाग के प्रमुख द्वारा कल सुबह जारी किया गया एक चिकित्सा प्रमाण पत्र है। एक ऐसा डॉक्टर जिसकी गवाही को इस देश की कोई भी अदालत कभी भी खारिज नहीं कर सकती, श्री शर्मा ने एक जोरदार आवाज में स्पष्ट किया, जो पूरे कमरे में गूंज गई। दस्तावेज में कहा गया है कि मेरा मुवक्किल एक 100% स्वस्थ मानसिक स्थिति में है, पूरी तरह से सचेत है और कानूनी निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। मानसिक आघात और संरक्षण के बारे में आपकी सभी धमकियां कानूनन शून्य है। आपके पास मेरे मुवक्किल के पैसे का एक पैसा भी छूने का कोई आधार नहीं है। बैठक कक्ष अचानक शांत हो गया। मेरी सौतेली मां और मेरी सास भ्रम में एक दूसरे को देखने लगीं, यह महसूस करते हुए कि उनकी घटिया योजना को सिर्फ एक कागज के टुकड़े से नष्ट कर दिया गया था। जो वकील अभी इतना जोर जोर से बोल रहा था, वह अब चुपचाप सिर झुकाए हुए था, यह महसूस करते हुए कि उसे उसके अपने मुवक्किल ने बेवकूफ बनाया था, जिसने मेरी बुद्धिमत्ता को कम आंका था। मैंने आखिरकार मेरे नानाजी के हाथ की पकड़ छोड़ी, अपना शरीर आगे झुकाया और सीधे मेरे पूर्व पति की आंखों में देखा, जो अब गुस्से और हार से भरी थीं। अब मेरी बारी है, मैंने एक बहुत ही शांत आवाज में कहा, लेकिन जिसमें एक बहुत भारी दबाव था। मैंने एक और दस्तावेज लिया जो मैंने श्री शर्मा के साथ तैयार किया था। यह मेरी संपत्ति के प्रबंधन का एक मसौदा बयान है। क्योंकि मैं एक 100% सचेत हूं, मैं अपने पैसे का उपयोग किसी भी चीज के लिए करने के लिए स्वतंत्र हूं और आप सभी इस कमरे में गवाह होंगे। मैंने एक लंबी सांस ली, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरी आवाज उनके प्रत्येक के कानों में बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे। सबसे पहले इस पैसे का एक हिस्सा मैं अपने और मेरे नानाजी के नाम पर एक बड़ा और आरामदायक घर खरीदने के लिए उपयोग करूंगी। उस घर में मेरे नानाजी को फिर कभी ईंट नहीं उठानी पड़ेगी या बारिश में ठंड नहीं लगेगी। दूसरा, एक और हिस्सा मैं अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए पूंजी के रूप में उपयोग करूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मेरी कंपनी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होकर फिर से खड़ी हो। मैंने मेरे पूर्व पति को देखा, उसकी नजर को अपनी नजर से बांध लिया। और तुम्हारे लिए मेरे प्यारे पति, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे तलाक के कागजात दिए और मुझे बारिश की तूफानी रात के बीच में भगा दिया? तुमने कहा था कि मैं एक गरीब मनहूस औरत हूं और तुम मेरे साथ डूबना नहीं चाहते। तुमने मेरी सभी कारें और गहने छीन लिए क्योंकि तुमने खुद तलाक मांगा और उस रात मेरी बची हुई संपत्ति ले ली। इसीलिए मेरे इस करोड़ों रुपए में से मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करती हूं, तुम्हारे लिए एक भी रुपया नहीं है। मैंने अपनी नजर मेरी सास की ओर घुमाई, जिनका चेहरा अब शर्म से लाल हो रहा था। और मेरी सास के लिए, क्या आपको याद है जब आपने अपने शानदार घर के बरामदे के फर्श पर 500 का नोट फेंका था?
मुझे सोने के लिए एक पुल के नीचे जगह ढूंढने के लिए कहा था। मैंने उस पैसे का उपयोग मेरे नानाजी के घर तक सार्वजनिक परिवहन के लिए भुगतान करने के लिए किया है। मैं उस 500 के दान के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन आज से यह उम्मीद कभी मत करना कि आप मेरी दौलत का एक भी रुपया चख पाएंगी। आखिर में मैंने अपनी सौतेली माँ को देखा जो अब पृथ्वी में समा जाना चाहती थी। और तुम्हारे लिए माँ, जो महिला मेरे पिता के घर में रहती है, वह माँ जिसने मेरे मुंह पर दरवाजा पटक दिया था क्योंकि डर था कि मैं आपकी किटी पार्टी की दोस्तों के सामने रहने की जगह की भीख मांगूंगी। अपनी घमंड के साथ जियो, क्योंकि मेरी यह असली दौलत आपकी झूठी शान शौकत से भरी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कभी भी एक अंश भी नहीं बहेगी। मैंने उस दस्तावेज को महोगनी की मेज पर एक जोरदार आवाज के साथ पटक दिया, जिससे वे सभी चौंक गए। तुम लोग यहां मेरी संपत्ति छीनने के इरादे से आए थे। मुझे पागल बताकर तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। पागल तुम लोग हो जिन्होंने एक पत्थर के टुकड़े को बचाने के लिए एक हीरा फेंक दिया। तुम सब अब हार चुके हो। इस कमरे से बाहर निकलो, मेरी जिंदगी से बाहर निकलो, और फिर कभी मेरे सामने अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे पूर्व पति जल्दी से खड़ा हो गया, अपनी कुर्सी को इतनी जोर से लात मारी कि वह पीछे गिर गई। उसका चेहरा बहुत लाल था, उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह मेज के पार कूदकर मुझ पर हमला करना चाहता है। लेकिन श्री शर्मा ने जल्दी से अपनी मेज के नीचे एक बटन दबाया। 2 बड़े शरीर वाले सुरक्षा गार्ड तुरंत कमरे में घुस आए। कृपया इन लोगों को मेरे कार्यालय की इमारत से अभी बाहर निकाल दें, श्री शर्मा ने उन सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया। लड़खड़ाते कदमों के साथ, असहनीय शर्मिंदगी और पूरी तरह से नष्ट हो चुके आत्म सम्मान के साथ, मेरे पूर्व पति, मेरी सास, मेरी सौतेली माँ और उनके वकील उस कमरे से बाहर चले गए। दोहरा दरवाजा उनके पीछे कसकर बंद हो गया। मैं अपनी चमड़े की कुर्सी पर झुक गई, एक बहुत ही राहत भरी लंबी सांस छोड़ी। मेरे सीने पर जो भारी बोझ था वह आखिरकार पूरी तरह से उठ गया था। मेरे नानाजी ने मुझे नम आंखों से देखा, बहुत गर्व से मुस्कुराए और फिर से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। इस महोगनी की मेज पर मैंने न केवल एक कानूनी लड़ाई जीती थी, बल्कि मैंने अपना आत्मसम्मान और वह जिंदगी भी वापस पा ली थी जिसे उन्होंने कभी नष्ट कर दिया था। समय बहुत तेज से बीत गया। पता ही नहीं चला कि उस दिन को 1 साल बीत गया है जब मैंने उन्हें श्री शर्मा के कार्यालय के बैठक कक्ष से भगाया था। मेरी जिंदगी अब 180 डिग्री बदल चुकी थी। मैंने खुद से और अपनी दिवंगत मां से किया गया वादा निभाया। मैंने उस करोड़ों रुपए का प्रबंधन बहुत सावधानी और सोच समझ कर किया। मैंने उस फंड का एक हिस्सा एक बहुत ही हरे भरे, शांत और सुरक्षित आवासीय क्षेत्र में एक घर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया, जो शहर के शोर शराबे से दूर था। यह घर मेरे पुराने कांच के महल जितना शानदार नहीं था, लेकिन यह घर कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा था और इसका एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा था। वह पिछवाड़ा अब मेरे नानाजी की पसंदीदा जगह बन गया है। मैंने उन्हें निर्माण परियोजनाओं में फिर से सीमेंट का गारा ढोने या ईंट उठाने से मना कर दिया था। इसके बजाय मैंने उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीज और बागवानी के उपकरण खरीद कर दिए। मेरे नानाजी अब अपनी बुढ़ापे का समय हमारे बगीचे में मिर्च, टमाटर और विभिन्न प्रकार के फूलों की देखभाल करते हुए बिताते हैं। उनका चेहरा कहीं ज्यादा ताज़ा दिखता है। हर दिन पौष्टिक भोजन मिलने से उनका शरीर भरने लगा है और उनकी शांत मुस्कान उनके होठों से कभी नहीं हटती। सुबह जब वह पौधों को पानी दे रहे होते हैं, तब उनकी हंसी की आवाज़ सुनना मेरे बैंक खाते में मौजूद संख्याओं से कहीं ज़्यादा बड़ी दौलत है। डिपॉजिट से मिले बाकी पैसे का इस्तेमाल मैंने अपने व्यवसाय को फिर से बनाने के लिए पूंजी के रूप में किया। मैंने सब कुछ शुरू से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शुरू किया। धोखा खाने और दिवालिया होने के अनुभव ने मुझे एक कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा होशियार और मीठी बातों से आसानी से धोखा न खाने वाली व्यवसायी महिला बना दिया था। मेरी नई कंपनी अब बहुत तेजी से बढ़ रही है और मैंने किसी पर भी निर्भर हुए बिना व्यापार की दुनिया में अपना विश्वास फिर से हासिल कर लिया है। एक शाम ऑफिस से लौटने के बाद मैं अपने नानाजी के साथ गर्म चाय पीते हुए लिविंग रूम में आराम कर रही थी। मैंने रिमोट कंट्रोल उठाया और शाम की खबरें देखने के लिए टेलीविज़न चालू किया। मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी जब तक कि टेलीविज़न स्क्रीन पर एक मुख्य खबर ने मेरी आंखें फटी नहीं कर दी और मेरे हाथ में चाय का कप लगभग गिर ही गया था। टेलीविज़न स्क्रीन पर मेरे पूर्व पति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। उसका हुलिया आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था
उससे बहुत अलग था। उसका हमेशा साफ सुथरा रहने वाला महंगा सूट अब नारंगी रंग की कैदियों वाली वर्दी से बदल गया था। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। उसका चेहरा पत्रकारों के कैमरों की चकाचौंध से बचने के लिए नीचे झुका हुआ था और उसके बाल बहुत अलग था, बिखरे हुए थे। न्यूज एंकर एक बड़े पैमाने पर फर्जी निवेश योजनाओं और ग्राहकों के धन के गबन के सिंडिकेट के भंडाफोड़ के एक मामले की रिपोर्ट कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मेरा पूर्व पति मेरे पूर्व बिजनेस पार्टनर विक्रम के साथ मिलकर काम कर रहा था। वही आदमी जो पहले मेरी कंपनी का पैसा लेकर भाग गया था और मुझे दिवालिया बना दिया था। पता चला कि मुझे भगाने के बाद मेरे पति ने चुपके से वह सारा पैसा जो उसने मुझसे छीना था विक्रम के अवैध कारोबार में निवेश कर दिया था। उन्होंने सोचा कि वे उस हराम के पैसे को जल्दी से दोगुना कर सकते हैं, लेकिन अपराध का हमेशा खुद को नष्ट करने का एक तरीका होता है। विक्रम ने फिर से वही किया। वह मेरे पूर्व पति का पैसा लेकर भाग गया और उसे सैकड़ों नाराज निवेशकों के कर्ज और कानूनी मुकदमों के ढेर के साथ छोड़ गया। मेरे पूर्व पति को पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया जब वह विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। समाचार रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि मेरे पूर्व पति की सारी संपत्ति पीड़ितों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य द्वारा जब्त कर ली गई थी। उसका मेना में पूर्व पति की सारी संपत्ति पीड़ितों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य द्वारा जब्त कर ली। आलीशान घर, उसकी आयातित कारों की कतार, यहां तक कि उसके निजी खाते भी फ्रीज कर दिए गए और बिना कुछ छोड़े जब्त कर लिए गए। अब उसे सलाखों के पीछे कई साल की जेल की सजा का इंतजार था। यह खबर सुनकर मुझे खुशी का कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे कोई दया भी नहीं आई। मैं बस चुपचाप यह महसूस कर रही थी कि प्रकृति का नियम कितनी निष्पक्षता से काम करता है। कर्म कभी गलत पते पर नहीं जाता। उसके लालच ने उसे खुद ही विनाश के एक ऐसे गड्ढे में पहुंचा दिया था जो मेरे द्वारा अनुभव किए गए दिवालियेपन के गड्ढे से कहीं ज्यादा गहरा था। मेरे पूर्व पति के विनाश का निश्चित रूप से उसके परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने परिचितों के बीच फैली खबरों के माध्यम से मुझे अपनी सास के भाग्य के बारे में पता चला। वह बुजुर्ग महिला जो सम्मान की इतनी भूखी थी और हमेशा गरीबों को नीचा दिखाती थी, अब उसके पास रहने के लिए कोई आलीशान घर नहीं था। अपने बेटे के जेल जाने और सारी संपत्ति जब्त हो जाने के बाद मेरी सास को शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत ही गंदे किराए के कमरे में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह दर दर भटकती रही, अपने सोशलाइट दोस्तों के सामने अत्यधिक शर्मिंदगी झेलती रही, जिन्होंने अब उससे मुंह मोड़ लिया था और उससे दूर हो गए थे। उसका मुंह जो कभी घमंड से मुझे पुल के नीचे सोने के लिए कहता था, अब उसे खुद महसूस करना पड़ रहा था कि जब पैसा आपके साथ नहीं होता तो जिंदगी कितनी कठिन होती है। मेरी सौतेली माँ का भाग्य भी कम दुखद नहीं था। उसका घमंड और उसकी बहुत ही शानदार जीवन शैली वास्तव में कर्ज और क्रेडिट कार्ड के ढेर पर टिकी हुई थी। इतने समय तक वह मेरे दिवंगत पिता के घर के कागजात को सूदखोरों से ठंड के लिए जमानत के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। लगातार बढ़ते कर्ज का ब्याज नहीं चुका पाने के कारण वे सूदखोर झुंड में आए और मेरी सौतेली माँ को उस घर से जबरन निकाल दिया। उसने उस घर को खो दिया जिसे उसने उस रात इतनी शिद्दत से बचाया था। वह महिला जिसने मेरे मुंह पर बेरहमी से दरवाजा पटक दिया था, अब उसके पास एक भी दरवाजा नहीं था जो उसके लिए खुलना चाहता हो। भाग्य का पहिया वास्तव में पूरी तरह से घूम गया था। बिना मेरे हाथ गंदे किए, बिना किसी शातिर बदले की योजना बनाए, उन सभी को अपने कर्मों का फल मिल गया था। उस गिरफ्तारी की खबर के कुछ हफ्ते बाद एक सप्ताहांत की छुट्टी पर मैं अपने नानाजी को कुछ नए फलों के पौधों के बीज खरीदने के लिए एक पारंपरिक बाजार में शाम की सैर के लिए ले गई। शाम की हवा काफी ठंडी थी। खरीदारी खत्म करने के बाद हम अपनी कार की पार्किंग की जगह की ओर फुटपाथ पर चले। जब हम चल रहे थे तो मेरी नजर अनजाने में एक आदमी पर पड़ी जो एक बंद दुकान की गंदी दीवार से सटकर बैठा था। उस आदमी का हुलिया बहुत दयनीय था। उसके कपड़े फटे, पुराने, गंदे थे। उसके बाल लंबे और धूल भरे थे। उसकी त्वचा धूप से जल गई थी और उसका चेहरा भूख के कारण बहुत दुबला लग रहा था। उसके सामने एक इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक का गिलास था जिसे वह आने जाने वाले लोगों से भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मेरे कदम तुरंत रुक गए। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा जब मैंने अपने सामने इस गंदे आदमी के चेहरे की रूपरेखा को पहचाना।
यह सड़क के किनारे प्यासा बैठा बेघर आदमी वह व्यक्ति था जो कभी मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोता था। वह मेरा पूर्व पति था। ऐसा लगता है कि अभी भी चल रही अदालती कार्यवाही के दौरान वह एक वकील किराए पर नहीं ले सका और उसका कोई भी रिश्तेदार उसे पनाह देने को तैयार नहीं था। इसलिए वह एक बेघर की तरह सड़कों पर घूम रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी मेरे साथ किया था। मेरे नाना जी, जिन्होंने मेरे रुके हुए कदमों को महसूस किया, ने भी उस आदमी की ओर देखा। मेरे नाना जी ने उस आदमी का चेहरा पहचान लिया और चिंता से भरे चेहरे के साथ मेरी ओर मुड़े। हालांकि मैंने अपने नाना जी को शांत करने के लिए बस एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं एक छोटी सी खाने की दुकान की ओर गई जो वहां से थोड़ी दूर थी। मैंने एक पैकेट सफेद चावल, फ्राइड चिकन, सब्जी और एक ठंडी मिनरल वाटर की बोतल खरीदी। मैंने उस खाने के पैकेट को पकड़ा और धीरे धीरे उस आदमी के पास गई जो फुटपाथ पर बैठा था। मेरे पूर्व पति ने अपना सिर झुका लिया जब उसने किसी के साये को अपने सामने खड़ा देखा। जब उसने धीरे धीरे यह देखने के लिए ऊपर देखा कि कौन आया है, तो उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। उसका मुंह थोड़ा खुला और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह मुझे अपने सामने खड़ा देखकर बहुत हैरान था। उसने मेरे साफ सुथरे और महंगे कपड़ों को देखा, फिर अपने बहुत ही गंदे हुलिये को देखा। उसकी आंखों से अत्यधिक शर्मिंदगी स्पष्ट रूप से झलक रही थी, जो अब नम होने लगी थी। वह जरूर सोच रहा होगा कि मैं यहां उसका अपमान करने, उसे गालियां देने और सार्वजनिक रूप से उसकी हालत पर हंसने आई हूं, जैसा उसने कभी मेरे साथ किया था। लेकिन मैं नाराज नहीं थी। उसे देखकर मेरे दिल में कोई गुस्सा, कोई बदला और कोई नफरत नहीं बची थी। अब उसके पास मुझे चोट पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं थी। मैं धीरे धीरे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। बिना एक भी दर्दनाक शब्द कहे मैंने उसे चावल का पैकेट और पानी की बोतल दी। मेरे पूर्व पति ने कांपते हाथों से उस खाने को देखा। पछतावे के आंसू उसके गंदे गालों पर बहने लगे। वह सिसक सिसक कर रोने लगा। एक ऐसे आदमी का बहुत ही दयनीय रोना जिसने अपनी मूर्खता के कारण सब कुछ खो दिया था। क्यों? उसकी आवाज रूखी और बुरी तरह कांप रही थी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी तुम मुझे खाना क्यों दे रही हो? मैंने तुम्हें तब छोड़ दिया जब तुम दिवालिया हो गई। मैं तुम्हारा पैसा छीनना चाहता था। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें मुझे गालियां देनी चाहिए, मुझे यह खाना नहीं देना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में एक बहुत ही शांत और शांतिपूर्ण नजर से देखा। मैंने एक हल्की सच्ची मुस्कान दी, न कि एक विजयी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक राक्षस नहीं बनना चाहती। मैंने एक बहुत ही कोमल, सरल और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं तुम्हें खाना इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूं, और न ही इसलिए कि मैं तुम्हारे कर्मों को भूल गई हूं। मैं तुम्हें खाना इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं एक इंसान हूं जिसके पास एक दिल है, वह चीज जो तुम्हारे पास उस रात कभी नहीं थी। खा लो सड़क पर। भूख से मत मरना, क्योंकि तुम्हारी असली सजा तो अभी शुरू हुई है। उस अंतिम वाक्य को कहने के बाद मैं खड़ी हो गई। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, धन्यवाद के शब्दों का इंतजार नहीं किया और फुटपाथ पर उसकी बढ़ती सिसकियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं वापस मेरे नाना जी के पास गई जो गर्व से मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे थे। मैंने मेरे नाना जी का खुरदरा हाथ पकड़ा और हम उस आदमी को उसके कभी ना खत्म होने वाले पछतावे के साथ छोड़कर चले गए। उस शाम जब मैं अपनी कार चलाकर हमारे हरे भरे घर की ओर जा रही थी, बहुत ही सुंदर नारंगी रंग में डूबते सूरज को देखते हुए मुझे एक बहुत ही कीमती बात का एहसास हुआ। वह दिवालियापन और तलाक मेरी जिंदगी का अंत नहीं था, बल्कि यह भगवान का एक तरीका था यह छानने का कि कौन लोग मेरी जिंदगी में रहने के लायक हैं। मैंने एक नाजुक और झूठ से भरा कांच का महल खो दिया था, लेकिन इसके बदले में मुझे एक सच्चा परिवार और मन की शांति मिली जिसे किसी भी दौलत से नहीं बदला जा सकता। अपने नए घर के बरामदे में मेरे नानाजी के साथ मैंने असली खुशी पाई। अतीत के घाव अब बिना किसी निशान के भर चुके थे। जीवन के सबक छोड़कर जो मैं हमेशा अपनी आखिरी सांस तक अपने साथ रखूंगी।